मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। बहुत जल्दी लैंडन और ओवसियरों ने तुरंत कई श्रमिकों को सब कुछ एक साथ करने में मदद करने के लिए बुलाया। प्रत्येक ओवसियर पहले ही इस बैठक के लिए अपने सर्वोत्तम कार्य का एक नमूना लेकर आए थे और उसे भवन के पीछे छोड़ आए थे। तो अभी वे सभी इसे कॉन्फ़िगर करने के प्रयास में व्यस्त थे। आज वे सबसे बड़ी टोकरी का परीक्षण करने जा रहे थे जो 20 यात्रियों को ले जा सके। मुझे लगता है कि हमें गैस टैंकों को किनारों पर बांधना होगा। रुको, मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ। जब आप लोग ये काम करेंगे, मैं टोकरी के ऊपर बना रख दूंगा और उसे सुरक्षित कर दूंगा। जल्दी करो, अब जब लिफाफा गुब्बारा जमीन पर समान रूप से फैल गया है तो चलो उच्च शक्ति वाला पंखा चालू करें ताकि यह हवा में तैरने लगे। सभी लोग उत्साह से व्यस्त हो गए और जल्दी जल्दी सब कुछ व्यवस्थित करने में जुट गए और जल्द ही गर्म हवा का गुब्बारा वास्तव में उड़ान भरने के लिए तैयार था। अब एकमात्र प्रश्न ये रह गया था कि इसमें कदम रखने वाले पहले लोग कौन थे। हमें ये जानना चाहिए कि यह अभी भी बेमार्ट के इतिहास का और अंततः विश्व इतिहास का एक हिस्सा होगा। अद्भुत उड़ते गुब्बारे की सवारी करने वाले पहले लोग, आने वाली सदियों तक उनके नाम इतिहास में दर्ज रहेंगे, चाहे वे साधारण कार्यकर्ता रहे हों या नहीं। उनके परिवार की वंशावली और वंशावलियां निश्चित रूप से कई सहस्राब्दियों बाद भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा याद रखी जाएंगी। लेकिन निश्चित रूप से ये लोग अभी तक टैगेट को नहीं जानते थे, क्योंकि उनके लिए वे केवल उस गुब्बारे में सवारी करना चाहते थे जो उड़ने वाला था। गुब्बारा कितना विशाल था और उसका सेटअप कितना बढ़िया था, ये देखकर सभी को लगा कि आज तो मनुष्य अवश्य ही उड़ेगा। अभी इमारत के आसपास के कई लोगों ने टिम के कार्यालय भवन के पीछे लाल रंग का विशाल गुब्बारा तैरते हुए देखा था। आपको बता दें कि अकेले गुब्बारे की लंबाई 26 मीटर से अधिक थी, जो कि एक 3 मंजिला इमारत के बराबर थी। बेशक टिम का कार्यालय भवन 4 मंजिला था, इसलिए भले ही टिम की इमारत के कारण सामने का दृश्य अवरुद्ध था, जो लोग टिम की इमारत से एक गली पीछे स्थित इमारतों में काम करते थे वे अभी भी वहां होने वाली हर चीज को देख सकते थे। हाँ, यह उद्योग बड़ा था, क्योंकि हर सड़क के भीतर एक सड़क का नाम था, ठीक उसी तरह जैसे विश्वविद्यालयों के भीतर भी कई सड़कों के नाम थे। इसलिए टिम के कार्यालय के पीछे खड़े लोग देख सकते थे कि लैंडन और बाकी लोग लॉन में क्या कर रहे थे। तुरंत अपने 15 मिनट के ब्रेक पर मौजूद पर्यवेक्षकों ने जल्दी से अपनी खिड़कियां खोल दी और उत्सुकता से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि जो लोग इंडस्ट्री में टहल रहे थे वे भी शो देखने के लिए खड़े रहे। वहाँ क्या हो रहा था? लैंडन ने सभी की आशा भरी निगाहों से मुलाकात की और वह मन ही मनाह भरने से खुद को नहीं रोक सका। चाहे वह इसे किसी भी तरह से देखे, बास्केट में केवल 20 उपलब्ध स्थान थे। जाहिर है, सभी 3 ओवसियर, सभी 5 कर्मचारी जिन्होंने अभी उनकी सहायता की थी, सभी 4 सचिव जिन्होंने पूरी चीज को कॉन्फ़िगर करने में भी मदद की थी और वह स्वयं निश्चित रूप से गुब्बारे की सवारी पर सवार होने वाले थे। इस प्रकार उसके पास यात्रा के लिए केवल 7 स्थान ही उपलब्ध रह गए। 7 स्थान उपलब्ध होने के कारण लैंडन ने ओवसियरों से कहा कि वे यात्रा के लिए अधिक लोगों का चयन करें, और उन्होंने ऐसा किया, लेकिन लैंडन के लिए यह सबसे हास्यास्पद तरीका था। टिम ने अचानक इसके बारे में चिल्लाया और तुरंत ही कहीं से एक विशाल भीड़ दौड़ती हुई आ गई। ये पूरी बात लैंडन के लिए सचमुच हास्यास्पद थी, क्योंकि यह लगभग किसी पक्षी की चहचहाहट या कुछ ऐसा ही था, क्योंकि टिम ने जो कहना शुरू किया था उससे पहले ही कई लोग वहां आ गए थे। दीन 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 दीन, ये लगभग एक दौड़ की तरह था, क्योंकि लैंडन लोगों को अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए देख सकता था, मानो अंत में कोई बड़ा पुरस्कार मिलने वाला हो। उनके पीछे और बगल वाली सड़क से कई लोग चीतों की तरह उनकी ओर दौड़े और टिम के कार्यालय भवन के पिछले दरवाजों से लैंडन ने लोगों को इमारत के पिछले दरवाजों को हिंसक तरीके से खोलते और बाहरी सीढ़ियों से कूदते हुए भी देखा था, और फिर जमीन पर लुढ़क कर उनकी ओर दौड़ते हुए भी देखा था। क्या उन्हें लगता था कि वे ओलंपिक में हैं या कुछ और? खैर, चूंकि टिम ने कहा था कि यहाँ पहुंचने वाले पहले 7 लोगों को ही गुब्बारे में सवारी करने का मौका मिलेगा, इसलिए बाकी लोगों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह बेमार्ट के बाकी सभी लोगों के लिए इस यात्रा को सुलभ नहीं बना देते। कैथी पहले अपने दोस्तों से मिलने कैफेटेरिया जा रही थी। डेंटल इम्प्लांट्स गाइड फॉर पेशेंट्स, मस्क्स प्राइवेट फैमिली फ्यूड, द ड्रामा यू हैवंट हर्ड, अवॉइड एक्सपेंसिव मिस्टेक, अल्टीमेट गाइड फॉर योर नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर। लेकिन जब वह ऑक्सफोर्ड ड्राइव से गुजरी तो वह उस विशाल गुब्बारे को देखकर तुरंत रुक गई, जो हर गुजरते सेकंड के साथ बड़ा होता जा रहा था। वहां क्या हो रहा था? उसने गुब्बारे फुलाने में शामिल लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन जब 3 मंजिला गुब्बारा अंततः हवा में ऊपर उठा तभी वह महामहिम लैंडन को देख सकी। तुरंत उसे पता चल गया कि यह पूरी चीज जो भी है ये निश्चित रूप से पौराणिक होगी। अनजाने में ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और जब टिम ने ये घोषणा की तो वह पूरी ताकत से हवा की तरह दौड़ी। युवती, कृपया आगे बढ़ें और मेरे बाईं ओर खड़ी हो जाएं। वह चुनी गई थी। केट ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, क्योंकि वे शब्द उसके कानों के लिए जादू की तरह थे। लेकिन अपनी खुशी के बीच वह अभी भी यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि वे किस सवारी के बारे में बात कर रहे थे। वह केवल इसलिए आई थी क्योंकि टिम ने कहा था कि उन्हें अपने प्रोजेक्ट का परीक्षण करने के लिए स्वयंसेवक चाहिए।
लेकिन ये गुब्बारा वास्तव में क्या कर सकता है? हालांकि गुब्बारे स्पष्टतः उड़ने के लिए ही बनाए गए थे, वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वे इस गुब्बारे के साथ उड़ेंगे। इसलिए उनके दिमाग में ये परियोजना उड़ान के अलावा किसी और चीज़ से संबंधित थी। केट वहाँ उत्सुकता से खड़ी होकर अन्य लोगों के भी चयनित होने का इंतजार कर रही थी। आज 6 अगस्त 1026, आप 7 को इस परियोजना के लिए हमारे साथ चलने के लिए चुना गया है। एक दिन मनुष्य पहली बार उड़ेगा। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-367 चौंकाने वाली खबर। केट वहाँ उत्सुकता से खड़ी होकर अन्य लोगों के भी चयनित होने का इंतजार कर रही थी। आज 6 अगस्त 1026, आप 7 को इस परियोजना के लिए हमारे साथ चलने के लिए चुना गया है। एक दिन मनुष्य पहली बार उड़ेगा। ये सुनकर केट और अन्य 6 लोग, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो किनारे से देख रहे थे, सभी को ऐसा लगा जैसे वे अवाक रह गए हों। ये कैसे संभव हुआ? केट का खून उत्तेजना से खौल उठा जब उसने लैंडन की बात सुनी। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सभी लोगों के बीच उसे किसी तरह बेमार के संग्रहालय में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि संग्रहालय क्या होता है। लैंडन के संक्षिप्त विवरण से वह तुरंत बता सकती थी कि भविष्य में ये कितना महत्वपूर्ण होगा। तो फिर वह खुश क्यों ना हो? जल्द ही उन्हें पैराशूट नामक चीज़ का उपयोग करने के बारे में भी बताया गया। साथ ही उड़ान के दौरान अन्य सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया गया। चाहे कुछ भी हो, हर काम में सुरक्षा हमेशा आवश्यक थी, इसलिए ये ब्रीफिंग निश्चित रूप से आवश्यक थी। टोकरी में कदम रखते ही, जो कार जितनी मजबूत लग रही थी, केट ने पाया कि इसका लेआउट काफ़ी विशाल और इधर उधर ले जाने में आसान था। सबसे पहले तो ये कि इसे बसों की तरह ही व्यवस्थित किया गया था। मध्य भाग का उपयोग फुटपाथ के रूप में किया जाता था और इसके किनारों पर कई दुकानें भी थीं। बेशक ये स्टॉल आमतौर पर कमर के स्तर पर होते थे और इन्हें टोकरियों की बाहरी दीवारों से भी नीचे बनाया जाता था, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ सुरक्षित रूप से बातचीत कर सके। तो संक्षेप में ये थे टोकरी के दाईं ओर 6 स्टॉल, इसके बाईं ओर 6 और स्टॉल, इसके पीछे 3 स्टॉल हैं, इसके आगे 3 और हैं। बेशक यात्रियों के लिए कुल मिलाकर 18 सीटें थीं, लेकिन उन बसों के विपरीत जिनमें ड्राइवर आगे की ओर बैठते थे। इन बसों में पायलट सीधे बन के नीचे टोकरी के बीच में बैठते थे। लैंडन ने इसे दुबई की सबसे लोकप्रिय 30 यात्री सवारियों में से एक के आधार पर डिज़ाइन किया था। केट जल्दी से अपने स्टॉल में चली गई और उसके किनारों पर देखा, और वहाँ एक पैराशूट देखा, ठीक उसी जगह जहाँ महामहिम ने कहा था कि वह होगा। सभी ने ऐसा ही किया, और जब वे जाने के लिए तैयार हो गए तो लैंडन और टिम, जो पायलट थे, ने जल्दी से बन से आग बढ़ा दी। पफ बूम, आग की लपटें तेज हो गईं और जल्द ही गर्भनिरोधक के अंदर और आसपास मौजूद सभी लोग, साथ ही अपने कार्यालय की खिड़कियों से बाहर देख रहे सभी लोगों के मुंह सदमे से खुले रह गए। क्या मैं कुछ देख रहा हूँ, या वह टोकरी जमीन से ऊपर उठती हुई प्रतीत हो रही है? ये सचमुच ऊपर जा रहा है। यह उड़ रहा है, वे उड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? मैं पहले तेज क्यों नहीं दौड़ा? अरे सभी को लगा कि यहाँ जो कुछ हो रहा था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था तो इससे ज़्यादा वे क्या कह सकते थे? किसने कहा कि केवल पक्षी ही उड़ सकते हैं? देखिए, बेमार ने पहले उड़ने वाले पुरुषों का उत्पादन किया था, और वे निश्चित रूप से साम्राज्य का हिस्सा होने पर गर्व महसूस कर रहे थे। हा, ये काम करता है, ये काम करता है। महाराज, आप तो प्रतिभाशाली हैं, विगिन्स प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाया, क्योंकि वह बार बार अपने सामने के दृश्य और टोकरी के केंद्र में स्थित लैंडन के पायलट स्टेशन के बीच बार बार देख रहा था। भाई विगिन्स, क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? टिम चिल्लाया, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। उत्साहित पुरुषों की बातें सुनकर केट की आंखें तुरंत चमक उठीं। जैसे ही टोकरी जमीन से ऊपर उठी, केट को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय के साथ उसका वजन और अधिक भारी होता जा रहा है। तो क्या ये हर्फिलिया के गुरुत्वाकर्षण बल का वास्तविक प्रभाव था जब कोई जमीन से बाहर निकलने की कोशिश करता था? उन्होंने इस बारे में तब जाना जब वह उद्योग में काम कर रही थीं। लेकिन जमीनी स्तर पर वास्तव में इसका प्रभाव महसूस नहीं होता जैसा कि जमीन से स्थिर होकर ऊपर उठाने पर होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ कहीं से आकर उन्हें दबा रहा हो। लेकिन गुब्बारा अपने निचले हिस्से में खुले छेद के साथ वास्तव में ऊपर कैसे उठता है? सोफिया ने पूछा, क्योंकि उसके अनुसार केवल मुंह पर बंधे हुए गुब्बारे ही ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि वे कम घनत्व वाली गैसों को अपने अंदर सफलतापूर्वक फंसा लेते हैं, जैसे हीलियम। तो फिर यह क्यों उड़ेगा? एक ओवरसियर के रूप में, हालांकि उन्होंने केवल टेलरिंग पर ही ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन उन्होंने पहले भी अन्य उद्योगों के साथ संयुक्त परियोजनाएं की थीं, और इसके कारण उन्होंने रसायन विज्ञान या भौतिकी जैसी चीज़ों के बारे में अधिक सीखा और उनकी सराहना की। यहाँ तक कि जब उसे रंग या अन्य जहरीले रसायन दिए गए, तब भी उसने स्वयं ही उनके गुणों को समझने का बीड़ा उठाया ताकि वह अपना काम अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से कर सके। इसलिए जब लैंडन ने उसे पहले इस परियोजना का सामान्य खाका दिया था, तो उसने पढ़ा और समझा था कि यह गर्म हवा का गुब्बारा 3 मुख्य सिद्धांतों के साथ काम करता है: आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम।
लेकिन इसके बावजूद भी वह इन कानूनों के माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से नहीं बता सकी। तो फिर जब गुब्बारा का मुंह खुला हुआ था तो वह क्यों उड़ेगा? ये गर्मी की वजह से है। सबसे पहले तो हवा को भी पदार्थ माना जाता है, तो इसमें निश्चित रूप से अणु हैं। इसलिए जब ये गर्म होना शुरू होता है तो ये सामान्य से बिल्कुल अलग तरीके से कार्य करता है। टिम ने उत्तर दिया, ये सही है। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके अणु जिनसे वह बनी होती है बहुत तेजी से और उत्तेजित होकर घूमने लगते हैं। इससे वे इधर उधर उछलते हैं और भी अधिक फैल जाते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फैल जाते हैं। विगिन्स ने आगे कहा, तो शुरू में जब हम जमीनी स्तर पर थे, गुब्बारे के अंदर की हवा का तापमान गुब्बारे के बाहर के तापमान के समान ही था। इसलिए जब हम ऊष्मा बढ़ाते हैं तो अणु फैल जाते हैं और कम घने हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं। इन पर्यवेक्षकों पर भरोसा करें कि वे सब कुछ व्याख्यान कक्ष में बदल देंगे। उनके सचिव और अन्य 7 लोग जो जहाज पर आए थे, उन सभी ने असहाय भाव से उनके सामने सिर हिलाया। क्या एक बार भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किए बिना आराम करने और मौज मस्ती करने से आप सबकी जान चली जाएगी? कुछ मिनट बाद वे हवा में कुछ दूरी पर स्थिर हो गए और अब दौरा शुरू करने का समय आ गया था। देवियों और सज्जनों, बेमार्ग के पहले आकाश दौरे में आपका स्वागत है, लैंडन ने अपने माइक से कहा। ताली 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 ताली। वातावरण में उत्साह भर गया और सभी यात्री जोर जोर से तालियां बजाने लगे। विशाल गुब्बारा जल्द ही निचले क्षेत्र से उड़कर मध्य और ऊपरी क्षेत्र में पहुंच गया। नीचे खड़े लोग जो कुछ देख रहे थे उससे अचंभित रह गए। वे नहीं जानते थे कि वह गुब्बारा था या नहीं, क्योंकि खैर उस आकार का गुब्बारा क्या था? मम्मी, क्या ये गुब्बारा है? डार्लिंग, हाँ, तुम सही कह रही हो डार्लिंग, यह एक गुब्बारा है। भाई, हवा में उड़ती उस लाल गेंद को देखो, ये बहुत बड़ा है ना? रुको, क्या वे लोग इसके नीचे सवारी कर रहे हैं? भाई, तुम ही क्यों इन लोगों को देख पा रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी आंखों की जांच करवाओ। क्या आप अपना जीवन देखते हैं? इस बीच जब मंत्रमुग्ध कर देने वाला लाल गुब्बारा मध्य और ऊपरी क्षेत्र के ऊपर से गुजरा तो कई पुलिस अधिकारियों ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी। सर, आसमान से दुश्मन के हमले का खतरा है। तुरंत ही सेना वहां पहुंच गई और जल्द ही जब उन्होंने दूरबीन का उपयोग किया और लैंडन और जहाज पर मौजूद बाकी लोगों को देखा तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही वे इस तथ्य पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि मनुष्य उड़ सकता है। बहुत जल्द खबर ने पलक झपकते ही सब कुछ कवर कर दिया। अत्यावश्यक समाचार अभी आया है। उड़ती हुई लाल वस्तु हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मैं दोहराता हूँ, बाहर उड़ती हुई वस्तु हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। देवियों और सज्जनों, उस गुब्बारे पर महामहिम ओवरसियर विगिन्स, ओवरसियर टिम, ओवरसियर सोफिया और कुछ अन्य लोग हैं। हाँ, पहली बार मनुष्य उड़ सकता है। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-368 डाक प्लान, किम्बली 4 स्टार होटल, बेमार्ग। टकरा जाना। होटल के सबसे बड़े कमरों में से एक की दीवार पर अचानक एक कांच का कप गिर गया। वह कमीना, उसने हमसे दोबारा मिलने से इनकार करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम इसे अभी नहीं तोड़ सकते? क्या तुम जानते हो कि कांच कितना महंगा होता है? एक बड़े परिवार आकार के स्वीट में एक कॉना, एली और कैरी सभी स्वीट के लिविंग डाइनिंग रूम क्षेत्र में बैठे थे। 4 दिन हो गए हैं जब से वे अंततः बेमार्ग में प्रवेश करने में सफल हुए थे और अब तक उनके उस कमीने रिश्तेदार ने अभी तक उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। कितना घृणित। जब वे पहली बार वहां पहुंचे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। एलेक्स को सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उसने लैंडन को जाने देने के कारण अपने पिछले आत्मा को छुरा मार लिया है। यदि वह रुक गया होता तो क्या अर्काडिना की राजधानी अभी बेमार्ग जैसी नहीं होती? एलेक्स के लिए जिस क्षण उसने लैंडन, लूसी, मदर किम और यहाँ तक कि अपने पूर्व अधीनस्थ लुसियस को कागज के नोटों पर देखा, वह इन सब के प्रति ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा था कि एक राजा के रूप में उसने ये सब कुछ किया है, स्वयं के चित्र बनाने से लेकर अपने वीर चरित्र अर्काडिना की प्रतिमाएं बनवाने तक। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह जो कर रहा था वह उसके इस परित्यक्त बेटे के लिए बच्चों का खेल था। मूर्तियों के अलावा लैंडन और उनके शाही परिवार के पास स्वयं के साथ कई मुद्रित पोस्टर थे, विशेष रूप से बंदरगाहों में, और हर बार जब वह इन बेक मनी नोटों को पकड़ता था तो वह उन्हें फाड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। आखिर उसने इतना बड़ा अवसर अपने हाथ से कैसे जाने दिया? एक और चीज जिसने उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया वह थी यहाँ उपलब्ध प्रौद्योगिकी और समाचार माध्यम। जब से वह यहाँ आए थे उन्होंने अपना रेडियो खरीद लिया था और यहाँ तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार भी सुने थे। जहाँ तक अन्य स्टेशनों का सवाल है, उनके पास सचमुच उन्हें सुनने का समय नहीं था, क्योंकि समाचार स्टेशन पर हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प होता था। इसके अलावा जब उन्होंने पहली बार अखबार देखा तो इस सरल लेकिन अद्भुत विचार से वे अचंभित और स्तब्ध रह गए। तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना स्वयं का समाचार पत्र भी निकालेंगे। एकमात्र प्रश्न ये था कि वह ऐसा कैसे कर पाएगा। ये सही है,
जब वह यहाँ था तो उसने योजना बनाने और अपने कुछ लोगों को जल्द से जल्द निचले क्षेत्र की ओर भेजने का भी फैसला किया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वहाँ वास्तव में क्या है, फिर भी वह जानता था कि ये सभी उत्पाद वहीं से आते हैं। तो जाहिर है वह स्थान ही असली स्वर्ग था। इसलिए उसने अपने कुछ प्रशिक्षित हत्यारे गार्डों को आधी रात को बिना पकड़े उस स्थान पर घुसने के लिए भेजने का निर्णय लिया। क्या वे बिजली के हथियार उन चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं जिन्हें वे देख नहीं सकते? खैर अभी के लिए। जबकि उसके कुछ हत्यारे गार्डों ने उस पर ध्यान केंद्रित किया, अन्य आधे को मदर किम के मामले पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये कहना कि वह लुसियस को मारना चाहता था, शायद ये कहना कि वह उस समय वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था, उसे कमतर आंकना होगा। अरे अगर वह यहाँ पहले आ गया होता तो क्या माँ किम को उस चिड़चिड़े आदमी से शादी करने का कोई मौका नहीं मिलता? जब उसने माँ किम की खूबसूरत शादी की पोशाक में तस्वीरें देखीं तो वह उन्हें वासना भरी नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह हमेशा इतनी सुंदर थी जैसा कि उन्होंने कहा था? आखिरी बार जब उन्होंने उसे देखा था तब लैंडन केवल 7 वर्ष का था, और फिर भी खाना पकाने से उसके चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी। यहाँ तक कि राजधानी में लैंडन के विदाई समारोह में भी उसे शामिल होने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी एक कलंक थी जिसे एलेक्स वास्तव में जनता से छुपा रहा था। संक्षेप में, जब से उसने लैंडन को जन्म दिया था तब से उसने उसे महल की संपत्ति के सबसे दूर के छोर पर छोड़ दिया था, और जब वह वहां थी तो उसे कहा गया था कि वह अपना चेहरा उसके सामने कभी न दिखाए जब तक कि वह उससे ऐसा करने के लिए न कहे। इसलिए वह वास्तव में उसे ज़्यादा याद नहीं कर सका। किसी को ये पता होना चाहिए कि जब उन्होंने लैंडन बनाया था तब वह नशे में थे, और गर्भावस्था के दौरान एलेक्स की पत्नियों ने हमेशा माँ किम से कहा था कि वह अपनी जगह पहचाने और बदसूरत दिखे, वरना वे उसके बच्चे को मार देंगी। तो जब भी वह एलेक्स के सामने आती तो अपने चेहरे के कुछ हिस्सों पर कोयला और अंडे की जर्दी रगड़ती और अपने कपड़ों पर गंदगी रगड़ती। इस तरह वह गंदी दिखेगी और बदबू आएगी, जिससे एलेक्स को उसकी शक्ल से और भी अधिक घृणा होगी। लेकिन उसे इस तरह देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके साथ धोखा कर रही है, उन पुरुषों में से एक के साथ जिसे वह रौंदता था। यह उसके अहंकार पर एक बड़ा प्रहार था, क्योंकि वह महसूस करता था कि महिलाओं को उससे इस हद तक प्यार करना चाहिए कि उसके बिना वे किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करने के बजाय आत्महत्या कर लेंगी। उसके लिए यह ऐसा था जैसे उसकी पत्नी उसे एक गृह सहायिका के साथ धोखा दे रही हो, और सिर्फ इस तथ्य के लिए कि उसकी यह पत्नी इतनी सुंदर निकली। उसे ऐसा क्यों नहीं महसूस हुआ कि उसे अच्छे भोजन से वंचित किया गया? खैर, शुरू में भले ही वह सुंदर थी, इस तथ्य के कारण कि वह एक नौकरानी थी, एलेक्स ने अभी भी उसे छुआ तक नहीं था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसकी स्थिति ऊंची हो गई थी, और अब वह किसी भी स्थान की नहीं बल्कि बेमार की प्रसिद्ध राजमाता थी। जहां तक वह बता सकता था, यह सबसे उन्नत स्थान था जो उसने अपने पूरे स्थान में कभी देखा था। इसलिए उसके मन में रानी माँ के रूप में उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से नियमित साम्राज्यों की रानी माताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। सरल शब्दों में कहें तो एलेक्स की नज़र में वह अब नौकरानी नहीं थी, बल्कि अब वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो उसके ध्यान की हकदार थी। तो निश्चित रूप से वह किसी भी दिन उसे अपनी बाहों में लेना चाहेगा। एक चित्र में उसे लुसियस की ओर प्यार से मुस्कुराते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं सका और लुसियस की छवि को उससे अलग कर दिया। खूनी धोखेबाज। एलेक्स के मन में भले ही माँ किम की अभी अभी शादी हुई थी, फिर भी उसे ऐसा लगता था कि वह अभी भी उसकी पत्नी है। हे भगवान, तो फिर वह नाराज कैसे ना हो? उसने गुस्से में अखबार को समेट लिया और सोचा कि कैसे उसकी प्रतिभाशाली योजना यूं ही बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि उसने संदेह से बचने के लिए एक पादरी को भी बुलाया था और उसे रिवरडेल शहर में छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी माँ किम से पुनर्विवाह करने की अंतिम योजना के लिए। लेकिन अब क्या? भूल जाओ। चूंकि उसने कहा था कि वह उससे शादी करेगा, तो वह देखना चाहता था कि उसे किसी और की पत्नी चुराने से कौन रोकेगा। यदि लैंडन वास्तव में इस पूरे मामले पर हंगामा मचाना चाहता है तो वह उसे अर्काडिना की पूरी सेना के साथ धमकी देगा। वह देखना चाहता है कि क्या उसका वह कमीना बेटा इस मामले में बेमार के अस्तित्व के साथ जुआ खेलने का साहस करेगा। दस्तक 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 दस्तक। रूम सर्विस _ मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C369 डाक प्लान 2 पब फ्यूचर एड्स। दस्तक 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 दस्तक। रूम सर्विस _ तुरंत ही कैरी ने जल्दी से कांच के उन टूटे हुए टुकड़ों पर कुछ फेंका जिन्हें उसने पहले दीवार पर पटका था, और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। कचच। नमस्कार प्रिय अतिथिगण, श्रीमान एलेक्स के लिए एक पत्र आया है, एक युवा महिला परिचारिका ने कहा। हाँ, वह यहाँ है। अच्छा, तो क्या आप कृपया पत्र देने से पहले उनसे इस पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं? एलेक्स ने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए और पत्र ले लिया, और उसे पढ़ने के बाद उसने उसे अपने बच्चों को भी दे दिया। संक्षेप में, यह एक अनुमोदन पत्र था जिसने अंततः उन्हें लैंडन से मुलाकात का अवसर प्रदान किया, और उस तारीख से अलारंट में उन्हें अब से 2 दिन बाद ठीक 2 बजे महल में उपस्थित होना था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि वे अपनी नियुक्ति के लिए 5 मिनट से अधिक देर से आते हैं तो ये दर्शक बैठक तुरंत रद्द कर दी जाएगी। एली ने पत्र को देखा और भौहें चढ़ा दीं।
क्या यह उनका सामान्य नियम था या फिर उसका वह कमीना भाई उनके लिए चीजें कठिन बना रहा था? पब फ्यूचर एड्स। एली ने अपनी उंगलियां चिकनी कांच की मेज पर टैप की, उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा। यद्यपि वह और उसका परिवार एक साथ लेनेडिन से मिलने जा रहे थे, फिर भी वह जानता था कि उन सभी के यहाँ आने के अलग अलग किंतु समान उद्देश्य हैं। वह नहीं जानता था कि एलेक्स या कॉनर क्या योजना बना रहे थे, लेकिन जहां तक उसकी बात है, वह चाहता था कि वह अपने आदमियों को बेमार्ट के भीतर कई क्षेत्रों की टोह लेने के लिए भेजे, साथ ही किसी को उसकी रक्षा पंक्तियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी भेजे। इसलिए उसने निचले क्षेत्र में भी घुसपैठ करने के लिए अपने लोगों को भेजने की योजना बनाई थी। समाचार पत्र में उन्होंने कई नौकरियों की पोस्टिंग और सूचनाएं देखी जो विशेष रूप से इन बेमार्डियनों के लिए बनाई गई थीं। वहां पर जूनियर इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है और कई अन्य अजीब चीजें पोस्ट की गई थीं। इसलिए यद्यपि वह वहां लिखी गई अधिकांश बातों को समझ नहीं पाया था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ कि बेमार्ट के अधिकांश रहस्यों का संबंध निचले क्षेत्र से था। अन्यथा एक पूरा क्षेत्र जो एक छोटे शहर जितना बड़ा हो सकता है, उसे आम जनता के लिए क्यों बंद किया जाएगा? पूरे क्षेत्र के सामने की ओर बहुत ऊंची धातु की बाड़ें लगी हुई थीं, जैसे कि उनके ऊपर कुछ अजीब सर्पिल रस्सियां लगी हुई हों। इसके अलावा वहां कई सुरक्षा चौकियां भी हैं, जहां कई सुरक्षा गार्ड सामने की ओर मुस्तैदी से गश्त करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से वह जानता था कि निचले क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ राष्ट्रीय रहस्य छिपे हुए हैं। अनजाने में उसकी और एलेक्स दोनों की घुसपैठ की योजना एक जैसी थी, लेकिन अंतर यह था कि एलेक्स ने आज रात अपने लोगों को भेजने की योजना बनाई थी, जबकि दूसरी ओर उसने कल शाम को अपने लोगों को भेजने की योजना बनाई थी। यहां आने से पहले उन्होंने आर्केडिना के चौथे और पांचवें सबसे शक्तिशाली हत्यारों मिस्टर गार्डनर और द फिक्सर की सेवाएं ली थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। बेशक वह मिस्टर डेथ की सेवाएं लेना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि इस समय के भीतर मिस्टर डेथ कोई और नौकरी कर लेगा। फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि ये लोग जल्दी ही काम पा लेंगे। आखिरकार चूंकि उनके नाम प्रसिद्ध घरेलू हत्यारे नाम थे जिन्हें अर्काडिना में सभी जानते थे, उनके पास भी अपने लोग और शक्तियां थीं, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे भी इन लोगों के साथ इस मिशन पर यहां आएंगे। तो फिर इन सब के बावजूद एली को राहत क्यों न मिले? एली ने कल रात मिस्टर गार्डनर और द फिक्सर से मुलाकात की थी, इसलिए उनकी तरफ से सब कुछ ठीक चल रहा था। अब बस इतना ही बाकी था कि उसे इन हत्यारों से अच्छी खबर का इंतजार करना था। जहां तक कॉनर की बात है, वह भी बेमार्ट को अपने लिए चाहता था, तो निश्चित रूप से वह भी जानकारी एकत्र करना चाहता था, लेकिन अभी तक किसी भी चीज में घुसपैठ करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। एक और बात जिसने एली को चौंका दिया वह ये थी कि जाहिरा तौर पर इन लोगों ने एक विशाल धातु का जहाज बनाया था जो तैर सकता था और केवल 2-3 दिनों के भीतर 1 महीने की समय यात्रा कर सकता था। ये तो बहुत ही चमत्कारी था। हर्टफिलिया में उन्होंने ऐसा कैसे किया? जो कुछ उसने देखा और सुना था उसके बारे में सोचते हुए उसका लालची मन अब और सहन नहीं कर सका। बेमार्ट को उसका होना था या किसी और का नहीं। कॉनर के लिए उसने जो योजना बनाई थी वह थी किसी भी नागरिक का अपहरण करना और उसे यातना देकर बेमार्ट के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे उसे कबूल करवाना, विशेष रूप से निचले क्षेत्र के बारे में। यदि वह इस स्थान पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करना चाहता था तो उसे उत्तरों की आवश्यकता थी और उन्हें अभी चाहिए था, क्योंकि पहले बिजली गिरने से झटका खाने के बाद वह इन लोगों के साथ युद्ध में जाने का जोखिम कैसे उठा सकता था बिना ये जाने कि क्या सचमुच उनके पास केवल वे हथियार ही थे। इसलिए उसे हमले की योजना बनाने से पहले इस स्थान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी थी। भाड़ में जाओ अर्काडिना। आखिर कौन उस घटिया जगह को चाहता था जहां जादुई स्वच्छ बहता पानी, अद्भुत धातु की गाड़ियां और अच्छा भोजन भी नहीं था? ठीक है, चूंकि एली अर्काडिना चाहता था तो उसे लेने दो, लेकिन जहां तक उसकी बात है बेमार्ट उसके लिए लेने योग्य था। दूसरी ओर कैरी भी अपने भाई के समान ही सोच रही थी। वह चाहती थी कि एली कार्यभार संभाले ताकि वह इन लोगों को दिखा सके कि बॉस कौन है, और साथ ही वह तब तक मुफ्त में खरीदारी कर सके जब तक उसका दिल रुक न जाए। उसके लिए वह सिर्फ अपने भाई का समर्थन करने के लिए यहाँ थी और बस इतना ही था। और इस तरह उनमें से प्रत्येक की अपनी योजना चल रही थी। क्लिक टिक टिक कर रहा था और समय उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी ही सभी ने जल्दी से खुद को माफ़ी दे दी। बेशक वे यहाँ अपने व्यक्तिगत मिशनों के लिए योजनाएं बनाने जा रहे थे। पिताजी, मैं अब चलता हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट जी स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता हूँ। पिताजी, इसके बजाय जिला सी में जाइए, मैं उनके स्कूलों की जांच करना चाहता हूँ। पिता बामम। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया और एलेक्स कमरे में अकेला रह गया। जहां तक उनका सवाल है, उनके लिए आज रात के काम को अंतिम रूप देने का यही सही समय था। ऑपरेशन निचले क्षेत्र में घुसपैठ। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C370 नॉन स्टॉप पोजिंग। पब फ्यूचर विज्ञापन। निचला क्षेत्र बेमार्ड। शुभ रात्रि भाई। हाँ, कल मिलते हैं तेरी। शुभ रात्रि। न्यूयॉर्क टाइम्स _ बेमार्ड में रात के 10 बज चुके थे और निचले क्षेत्र में कई लोग अभी काम से लौटे थे और अपनी कंपनी की बसों या कार से निकल रहे थे।
कुछ की शिफ्ट रात 9 बजे समाप्त हो जाती थी, जबकि अन्य की रात 10 बजे समाप्त हो जाती थी। क्षेत्र में अनेक उद्योग होने के कारण सभी एक ही समय में बंद नहीं हो सकते, और यहाँ के कुछ उद्योगों के लिए 24/7 चालू रहना अनिवार्य था, क्योंकि नागरिक दिन रात उनकी सेवाओं पर निर्भर रहते थे। बिजली संयंत्र और हीटिंग कंपनी जैसी कंपनियों, जिन पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता होती है, ने अपने कर्मचारियों को रात की पाली में काम पर बुलाया। इसलिए जब अन्य लोग बाहर जा रहे थे, तो कई कंपनियां अपनी बसों के माध्यम से अपने रात्रिकालीन कर्मचारियों को वापस ला रही थीं। यह नीति लैंडन द्वारा क्रियान्वित की गई थी। आपको यकीन नहीं होगा कि इस परित्यक्त महिला ने कैसे कमाए लाखों। ब्रेनबेरीज पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात कभी भी सुरक्षित नहीं थी, विशेषकर बेमार में आने वाले आगंतुकों के साथ। इसलिए सभी श्रमिक जो रात भर काम करते थे, चाहे उनके पास कार हो या नहीं, उन्हें रात के समय निचले क्षेत्र में जाने के लिए कंपनी की बसों में सवार होना पड़ता था। और अन्य कार्य क्षेत्रों के विपरीत, जहां कैब लेने के स्थान थे, निचला क्षेत्र कुछ हद तक अलग थलग था और जनता की नज़रों से दूर रखा गया था, इसलिए वहां कोई नहीं था। अच्छी बात यह रही कि सभी श्रमिकों के पास अपनी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस सेवाओं का उपयोग करने का विकल्प था। इसके अलावा कि निचला क्षेत्र उनके घरों से कितना दूर और एकाकी था, महामहिम ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि रात के समय निर्जन क्षेत्रों में चलना कितना खतरनाक है, विशेषकर उन आगंतुकों के साथ जो दुश्मन के जासूस हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने या तो बस से जाना चुना या फिर अपनी कारों को समूह में लेकर जाना चुना, और यदि वे अकेले भी गाड़ी चला रहे हों तो भी वे किसी के लिए नहीं रुकेंगे। जहां तक बसों की बात है, प्रत्येक कंपनी के पास कम से कम 15-80 सीटर बसें थीं, जो कंपनी के आधार पर रात्रिकालीन शिफ्ट के 10 या 11 बजे शुरू होने से पहले 2 बार यात्रियों को लेकर आती थीं। और चूंकि निचले क्षेत्र के श्रमिक, मूल निवासी और शरणार्थी दोनों ही जिला ई और जिला एफ में रहते थे, निचले क्षेत्र ने उन 2 क्षेत्रों के भीतर अपना बस स्टेशन बना लिया था। सुरक्षा के मुद्दों के कारण उनके लिए मार्ग में किसी को भी उठा लेना उचित नहीं था, क्योंकि दुश्मन के हत्यारे, धोखेबाज या आगंतुकों से छिपे अन्य खतरे इस स्थिति का फायदा उठाकर निचले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए निचले क्षेत्र की सभी कंपनियों ने योगदान दिया और इन क्षेत्रों में अपने स्वयं के 2 मंजिला बस स्टेशन बनाए, जिनकी अपनी बाड़ और सुरक्षा भवन भी थे। इसलिए श्रमिकों को निर्धारित समय से पहले आवासीय जिलों के भीतर एलआर बस स्टेशन पर जाना पड़ता था। वहां उन्हें अपनी कंपनी आईडी, बेमार्डियन आईडी दिखाने, अपनी कंपनी के अंतर्गत रात्रिकालीन श्रमिकों की सूची से अपने नाम हटाने और बसों का इंतजार करने की आवश्यकता थी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा जैसे ही वे अपनी कंपनी के आईडी कार्ड दिखाते थे, तो उनकी जांच करने वाले उनसे उनके कार्ड में गुप्त रूप से छिपे 3 पिनों में से कोई 2 पिन मांग लेते थे। प्रत्येक कार्ड पर 3 अलग अलग पिन कोड छिपे हुए थे, इसलिए जब वे 2 पिन देते थे तो जांच करने वाले लोग अपने पराबैंगनी प्रकाश टॉर्च का उपयोग करते थे और जांचते थे कि वे सही थे या गलत। इसके अलावा बेमार्डियन और कंपनी आईडी के पीछे भी मालिक के बारे में विशिष्ट शारीरिक विवरण गुप्त रूप से छिपाए गए थे। नीली आंखें, भूरे बाल, ऊंचाई, बाईं भान के नीचे दाहिनी ओर जन्मचिन्ह इत्यादि जैसी चीजें भी वहां छिपा दी गई थी, ताकि जांच करने वाले लोग उन पर ध्यान दे सकें। इस तरह यदि कोई धोखेबाज भी आ जाए तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वह धोखेबाज है या नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि दोनों पहचान पत्रों में लिखा है कि उनकी आंखें हरी और बाल काले हैं, जबकि वास्तविक रूप से उनकी आंखें भूरी और बाल लाल हैं? ढोंगी। बेशक ये तब तक सामान्य बात रहेगी जब तक कि भविष्य में चित्र पहचान पत्र का आविष्कार न हो जाए। इन सब के अलावा इन कंपनी बस स्टेशनों में प्रवेश करने से पहले कर्मचारियों को मेटल डिटेक्टरों के साथ सुरक्षा जांच से भी गुजरना पड़ता है। उन्हें अपनी घड़ियां और अन्य हानिरहित धातु की वस्तुएं उतारकर वहां लगे डिटेक्टरों से गुजरना था। कोई रसोई के चाकू नहीं, कोई खंजर नहीं, कोई छुपा हुआ हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं। संक्षेप में, किसी भी हथियार को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। ये सभी जांचें बहुत ज्यादा लगती थीं, लेकिन यदि कोई एफबीआई मुख्यालय, सीआईए या पृथ्वी पर अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य केंद्रों पर जा रहा था, तो वहां के कर्मचारियों को प्रतिदिन जो कुछ करना पड़ता था, उसकी तुलना में ये सुरक्षा जांचें बच्चों का खेल लगती थीं। और एक तरह से निचला क्षेत्र बेमार्ड के राष्ट्रीय खजाने की तरह था, विशेष रूप से वहां हथियार निर्माण उद्योग के कारण। जस्टिन बीबर के फ्यूचरिस्टिक सलाद स्पिनर के किराए की कीमत में भारी कटौती। संक्षेप में, वह चित्र पहचान पत्र, कंप्यूटर और यहां तक कि उच्च तकनीक वाले लेजर के बनने का इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि वह इस जगह को और भी बेहतर बना सके। लेकिन अभी के लिए इन जांच प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा। वर्रम्मम। रात निचले क्षेत्र से आने या जाने वाली कारों और बसों की आवाजों से भरी हुई थी। जमीन पर 7 नकाबपोश लोग लेटे हुए थे, सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें सचमुच रोने का मन कर रहा था, क्योंकि वे पिछले 45 मिनट से अपने पेट के बल रेंग रहे थे, लौट रहे थे और तरह तरह की मुद्राएं बना रहे थे। ये जानना चाहिए कि यद्यपि गर्मियां समाप्ति के करीब थीं, फिर भी रात 9 बजे के आसपास जगहें अंधेरी हो जाती थीं, इसलिए छिपने के लिए जगह ढूंढने से पहले उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था। और निचले क्षेत्र की बाढ़ के सामने विशाल खुला मैदान होने के कारण वे अपनी किस्मत को कोसने से खुद को नहीं रोक सके। निचले क्षेत्र को भी साम्राज्य की सामने की दीवारों की तरह डिजाइन किया गया था,
वहाँ एक विशाल खुला मैदान था जिसके सामने कोई पेड़ नहीं था, इसलिए उनके पास छिपकलियों की तरह अंधेरे में रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वे रेंगते गए उन्होंने बड़े बड़े चमकते रोशनियों से बचने की कोशिश की, जो बाड़ के दूसरी ओर स्थित ऊंचे सुरक्षा चौकियों से आती प्रतीत हो रही थीं। अरे, यहाँ तक कि अर्काडीना का महल भी इतना वीरान और तोड़ने में कठिन नहीं था। जब उन्होंने मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रही विशाल प्रकाश किरणों से बचने की पूरी कोशिश की तो वे उस व्यक्ति को पीटने से खुद को नहीं रोक सके जिसने ये सब किया था। हाँ, यही कारण है कि वे पिछले 45 मिनट से लगातार अलग अलग पोज दे रहे थे। ये सब उन तेज गति से चलने वाली प्रकाश किरणों के कारण था। लानत है, आखिर इस जगह को किसने डिजाइन किया? लैंडन, आछू, कौन फिर से मेरे बारे में सोच रहा है? मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C371 बीम डांस। इन लोगों के लिए समय बहुत धीमी गति से बीत रहा था, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ घंटे इन आने वाली प्रकाश किरणों से बचने में बिताए थे, जो अपने पैटर्न को बेतरतीब ढंग से बदलती हुई प्रतीत हो रही थीं। और जैसे ही प्रकाश किरणें आगे बढ़ती थीं, गार्डों को भी उसके मार्ग का अनुसरण करना पड़ता था और किसी घुसपैठिए की जांच करनी पड़ती थी। प्रत्येक गार्ड टावर में कम से कम 8 लोग होते थे ताकि वे बारी बारी से अपना काम कुशलतापूर्वक कर सकें। हाँ, ये प्रकाश किरणें थिएटर स्टेज की लाइटों जितनी बड़ी थीं। मूलतः प्रत्येक गार्ड पोस्ट टावर पर सभी विशाल प्रकाश मशालों को घूमते पंखे की तरह व्यवस्थित किया गया था। जिस प्रकार एक पंखे का सिर 180 डिग्री के मोड़ पर बाएं से दाएं घूम सकता है, उसी प्रकार प्रकाश मशालों को 3 मुख्य तरीकों से घूमने के लिए डिजाइन किया गया था: गोलाकार, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। बेशक किसी भी गोलाकार गति के लिए यह अपने शरीर को इस तरह झुकाएगा कि खेतों में 360 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त गति करेगा, और यही बात ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए कही जा सकती है, क्योंकि पुरुष चुन सकते हैं कि बीम को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे इत्यादि में से किस प्रकार चलाना है। मूलतः प्रत्येक टावर से आने वाली प्रकाश किरण के एक पैटर्न की गतिविधि समाप्त होने के बाद ये तुरंत ही दूसरे पैटर्न पर स्विच हो जाती है, जिससे दुश्मन काफी भ्रमित हो जाता है। इस तरह दुश्मन कभी भी सही मायने में यह नहीं जान पाएगा या उस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा कि ये प्रकाश किरणें कैसे चलती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रकाश टॉर्च ने एक क्षैतिज चक्र पूरा कर लिया है तो वह ऊर्ध्वाधर या वृत्ताकार चक्र में बदल सकता है। और प्रत्येक दिन प्रभारी प्रमुख सुरक्षा अधिकारी वहां मौजूद सभी रात्रि कर्मचारियों को प्रकाश किरण स्विचिंग कार्यक्रम बताता था कि पैटर्न कैसा होगा। इसलिए किसी भी कर्मचारी को वास्तव में यह पता नहीं था कि पैटर्न किस प्रकार बदलेगा, जब तक कि उनकी कार्यपारी शुरू होने से कुछ मिनट पहले तक ऐसा नहीं होता था। संक्षेप में, सुरक्षा को युद्ध की तरह ही गंभीरता से लिया जाता था, क्योंकि निचला क्षेत्र बेमार की मुख्य आजीविका थी और टावरों पर तैनात सभी सुरक्षा गार्डों को बस प्रकाश किरण के पीछे लगे स्विच को नियंत्रित करना था, ठीक वैसे ही जैसे कोई पंखे को नियंत्रित करता है। लेकिन स्थिर गति से चलने वाले पंखे के विपरीत ये किरणें शो लाइट किरणों की तरह चलती थीं, या हेलीकॉप्टर का पीछा करने वाली किरणों की तरह। वे उन लोगों के लिए तो तेज थे जो मैदान में दौड़ रहे थे, लेकिन ऊपर से सब कुछ देख रहे सुरक्षा गार्डों के लिए बहुत तेज नहीं थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। और सुरक्षा गार्डों के लिए इन प्रकाश पैटर्न को बदलना जितना आसान था, उन्हें पता भी नहीं था कि वे उन लोगों के लिए मुसीबत बन रहे थे जो पिछले कुछ दिनों से उन पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में अभी उन 7 लोगों को नीचे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं और उनके शरीर भूखे जंगल के भेड़ियों को खिला दूं। क्या बकवास है। पिछले कुछ घंटों से ये नकाबपोश लोग लौट रहे थे, रेंग रहे थे, फिसल रहे थे, झुक रहे थे और तरह तरह के अजीबोगरीब पोज बना रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वे उन विशाल प्रकाश किरणों से बच सकें, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका अपना दिमाग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में इन लोगों पर कितनी बार जासूसी की थी, वे अभी भी इन शूटिंग लाइटों के किसी भी गतिशील पैटर्न को याद नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि समय उनके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से वे छिपे रहने के लिए तरह तरह के कलाबाजियां कर रहे थे, क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं बैठ सकते थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग तो अपने द्वारा किए गए कुछ पोजों को लेकर बेहद शर्मिंदा थे। कौन जानता था कि वे इतने लचीले हो सकते हैं। खैर, कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें वे दूसरों को बताने के बजाय अपने साथ कब्र में ले जाना पसंद करेंगे, और यह उनमें से एक था। लेकिन उससे पहले वे उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करेंगे जिसने इस स्थान को कॉन्फ़िगर किया था। खूनी कमीना। जैसे जैसे लोग अपनी कलाबाजियां करते रहे, जल्द ही वह व्यस्त क्षेत्र जो पहले वाहनों के आने जाने से भरा हुआ था, अंततः शांत हो गया और केवल झींगुरों की चरमराहट और अन्य रात्रि कीटों के अपने रात्रि गीत गाने की आवाजें ही रह गईं। समय अब रात के 11:15 हो चुके थे, और अभी सभी रात्रिकालीन कर्मचारी कुछ समय पहले ही काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि कुछ ने रात 10 बजे काम शुरू किया था जबकि अन्य ने रात 11 बजे। ये समय है 3 पर। आप सभी जितनी तेजी से हो सके हमारे लक्ष्य बिंदु की ओर बढ़ें। मुस्कुराए। आप अंत में अनुसरण करें और सुनिश्चित करें कि सभी लोग इसमें सफल हो गए हैं। और याद रखना, इन रोशनियों के नीचे मत फंसना। 7 के नेता ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ बॉस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। 1.2.3 दिन दौड़ चालू थी।
वे लोग जल्दी से उठे और पूरी ताकत से भागने लगे, साथ ही गिरती हुई प्रकाश की किरणों से बचने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग ऐसे दौड़े जैसे वे मैदान पर अदृश्य फुटबॉल खिलाड़ियों से बच रहे हों, जबकि अन्य लोग मैदान पर नाच रहे थे। अरे मैरेक, अब आगे गोता लगाओ, टाइबाल्ट बाईं ओर खिसको, रोवन सावधान, अंडरस्को डॉट। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, स्मिगल ने हर किसी की पीठ पर नजर रखने की पूरी कोशिश की, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपनी पीठ पर भी नजर रखे। ऐसा नहीं था कि वे लोग अनुभवहीन या अकुशल थे, नहीं, असली मुद्दा यह था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं किया था। आमतौर पर वे किसी मिशन को पूरा करने के लिए जंगल के पेड़ों, झाड़ियों, चट्टानों और यहाँ तक कि किसी की छत पर भी छिप जाते थे, लेकिन ये तो कुछ और ही बात थी। डॉट। स्मिगल तेजी से अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए भागा, और जल्द ही, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसके चारों ओर की प्रकाश किरणों ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन अब वे आगे कहाँ जाएंगे? आह, वे सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि अब ये सीधे आगे बढ़ने वाला था। नहीं 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 नहीं, अरे ये तो जहाज की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उलरिक, अब एक कदम पीछे हटो। उलरिक। डॉट। स्मिगल तेजी से आगे बढ़ा, पीछे से उलरिक की कमर पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया, जिससे वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ब्लॉप। और जब वे दोनों पीछे की ओर गिरे तो प्रकाश की किरण उनके बीच से गुजरी, लगभग उनके पैरों की उंगलियों को छूती हुई। गल्प। धन्यवाद बड़े भाई, मैं आपका ऋणी हूँ। अभी मुझे धन्यवाद देना जल्दबाजी होगी। जल्दी जल्दी, अब हमें बाकियों तक पहुंचना है। डॉट। बीम डांस अंततः समाप्त हो गया और जल्द ही वे बाढ़ के पास अपने लक्षित क्षेत्र में पहुंच गए, जिसे उन्होंने पहले ही देख लिया था। कम से कम उनके लिए तो यह मुख्य द्वार से सबसे दूर स्थित स्थानों में से एक था। तो क्या ये सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक नहीं होना चाहिए? डॉट। किसी को ये याद रखना चाहिए कि बाढ़ बिल्कुल जेल की बाढ़ की तरह थी, इसलिए यदि कोई चाहे तो ऊपर चढ़ सकता था। हे, टाइबाल्ट, टेरोविन और बाल्थाजार, तुम तीनों मेरे साथ ऊपर चढ़ोगे, जबकि बाकी लोग हमारे ठीक पीछे आएंगे। अब चलो, इससे पहले कि यह बाढ़ के इस हिस्से से फिर टकराए, हम बाहर निकल जाएं, नेता ने कहा, और ऐसा कहकर उन्होंने जल्दी से अपने खंजर निकाले और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। उनके मन में यह बात थी कि व्यक्ति के पास हमेशा एक सुलभ हथियार होना चाहिए, भले ही वह किसी चट्टान पर चढ़ रहा हो। डॉट। उन्होंने उस भयावह बाढ़ को देखा जो 2 मंजिला इमारत से थोड़ी ऊंची लग रही थी, और तुरंत ही अपने अंदर से सारा डर निकाल दिया। अब उनके लिए वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी, तो अब डरने का क्या मतलब था? डॉट। उन्होंने समुद्री डाकुओं की तरह जल्दी से अपने खंजर मुंह में डाल लिए और योजना के अनुसार चढ़ाई शुरू कर दी। इससे पहले कि प्रकाश की किरणें उनकी ओर आएं, उन्हें जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ना था, और यदि वे ऐसा करते भी हैं तो उन्हें हवा में लटके रहते हुए उनसे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अरे ये कैसा असंभव मिशन था! मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-372 अब क्या? कार्दशियन की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। आकार में कौन सा सांप जीतता है, टाइटेनोबोआ बनाम एनाकोंडा? मोनिका लेविंस्की का नया कदम, अपनी छवि को नया रूप देने की रणनीति। विशाल बाढ़ पर चढ़ते हुए पुरुषों ने यथासंभव चुपके से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस समय चुपके से आगे बढ़ना ही एकमात्र समस्या नहीं थी जिसका वे सामना कर रहे थे। वे अपने मुंह में नुकीले खंजर लेकर आगे बढ़ते हुए बाढ़ से कुछ फीट नीचे तक फिसलते रहे, और जब भी रोशनी बाढ़ की ओर पड़ती तो स्पाइडरमैन की तरह किनारे की ओर कूद पड़ते। यह उनके लिए बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि उनमें से कुछ लोग कई बार लगभग फिसल ही गए थे। डॉट। कुछ लोग लगभग पुनः नीचे की ओर गिर पड़े, जबकि अन्य को लगातार बाएं दाएं, साथ ही ऊपर और नीचे चलते रहना कष्टदायक और कठिन लगा। सचमुच, आखिर वहां ऐसा क्या था जिसके लिए इन लोगों से इतनी सुरक्षा की आवश्यकता थी? डॉट। उन्हें ऐसा लगा कि वर्षों बाद वे जल्द ही बाढ़ के मध्य ऊपरी भाग तक पहुंच गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि अपनी यात्रा के 2/3 भाग के बाद उन्होंने देखा कि बाढ़ का लगभग 4 इंच हिस्सा किसी मोटी काली सतह रबर से ढका हुआ था, और काली सतह के बाद बाढ़ फिर से जारी रही। तो फिर इस काली सतह वाली चीज को जोड़कर बाढ़ को 2 भागों में विभाजित करने में क्या महत्वपूर्ण था? डॉट। काली सतह को छूकर वे अभी भी उसके नीचे धातु की बाढ़ को महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ के इस हिस्से ने कपड़े या कुछ और पहन रखा हो। लेकिन ऐसा क्यों होगा? चाहे उन्होंने इसे किसी भी तरह से देखा हो, उन्हें कोई कारण समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत इसे नज़रअंदाज कर दिया और चढ़ना जारी रखा, जैसे कि यह किसी व्यक्ति का काम नहीं था। डॉट। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जल्द ही जीत हमारी होगी। चूंकि इस चिकनी काली सतह ने इसके नीचे की बाढ़ के सभी छेदों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जाहिर है हमारे लिए अपने हाथ और पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन चून की चिकनी सतह केवल इतनी ही दूरी 4 इंच तक ही जाती है, इसलिए हम आसानी से उस पर सावधानीपूर्वक चल सकते हैं। मैं ये सब आप सभी से इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अंधेरा है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई भी अपने कदम पीछे हटा ले या नीचे गिर जाए। पब फ्यूचर विज्ञापन, याद रखें, हमें ये काम जल्दी पूरा करना है। हाँ बॉस, अंडरस्को डॉट। इसके साथ ही नेता और 3 अन्य लोगों ने जल्दी से अपनी लंबी भुजाओं को 4 इंच की रबर की दूरी पर फैला दिया और तुरंत उसके ऊपर की बाढ़ तक पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उसके बाद जो हुआ
उसे कुछ लोगों के लिए उनके पूरे जीवन का सबसे दुखद क्षण ही कहा जा सकता है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर 4 इंच चौड़े काले रबर वाले हिस्से के ऊपर लगी बाड़ को छुआ और तुरंत ही उन्हें दर्द से अपने शरीर में सुन्नता महसूस हुई। ये दर्द उनके जीवन में अब तक का सबसे अधिक कष्टदायक दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खेतों के चारों ओर की सारी हवा छीन ली हो, जिससे उनके लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो गया हो। सच तो यह है कि उन्हें भाग्यशाली होना चाहिए कि उन्होंने बाड़ के केवल उस हिस्से को ही छुआ था, क्योंकि रबर डिवाइडर के बाद ऊपर चढ़ने पर कई अन्य रबर डिवाइडर मिलेंगे जो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते जाएंगे। संक्षेप में, जितना अधिक ऊंचाई पर जाया जाएगा, बाड़ का विद्युत वोल्टेज भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और बाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर झटका लगने से घातक वोल्टेज डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो कि सामान्य विद्युत कुर्सी से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। संक्षेप में, उनके मस्तिष्क और शरीर बहुत तेजी से जल गए होते, उससे भी अधिक तेजी से जितना कि तब होता जब उन्हें उन बिजली की कुर्सियों पर बिठाया गया होता। लैंडन ने कुछ डिज़ाइन पृथ्वी पर स्थित प्रसिद्ध अल्काट्राज जेल पर आधारित किए थे और बाड़ के निचले हिस्से में विद्युत धारा प्रवाहित न करने का कारण यह था कि नीचे बैठे गिलहरी या छोटे कृंतकों जैसे जानवरों को इससे झटका न लगे या वे मर न जाएं। इसके अलावा यदि कोई गार्ड बाड़ या किसी चीज़ पर झुकना चाहे तो इससे उनकी भी मृत्यु नहीं होगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन, संक्षेप में कहा जाए तो, बाड़ का आधे से अधिक हिस्सा छूने के लिए सुरक्षित था, क्योंकि केवल एक निश्चित दूरी तक ऊपर चढ़ने पर ही कोई खतरे वाले क्षेत्र में पहुंच सकता था और चूंकि किसी को भी उसकी बाड़ पर चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर चिंता की क्या बात है। बेशक दिन के समय उन बाड़ों की बिजली पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और उसकी जगह गश्त लगाने वाले गार्डों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन रात में निश्चित रूप से उसने बाड़ का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से विद्युतीकृत कर दिया था। बज़र्स। ठीक इसी तरह नेता और समूह के आगे चढ़ रहे 3 लोगों को अचानक एक अनियंत्रित बल का एहसास हुआ जो उनके अंदरूनी हिस्सों को हल्का सा जला रहा था और वे अत्यधिक दर्द से जोर से चीख पड़े और लगभग तुरंत ही उनके शरीर ने रक्षा तंत्र के रूप में तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। झटके ने उन्हें केवल आंशिक रूप से सुन्न किया था, क्योंकि यह अब तक का सबसे कम झटका स्तर था, तो निश्चित रूप से उनके शरीर पर अभी भी कुछ न कुछ नियंत्रण था, इसलिए वे उतनी ही तेजी से बाड़ से दूर चले गए जितनी तेजी से उन्होंने उसे छुआ था और इसके कारण उनके शरीर में आंशिक सुन्नता के अलावा वे जितनी तेजी से हो सके भागे और सदमे में खुद को जमीन की ओर गिरते हुए पाया। इस ऊंचाई से क्या उनकी हड्डियां नहीं टूट जाएंगी या वे मर भी नहीं जाएंगे? नहीं मालिक। टाइबाल्ट। हॉसगरल आयला क्रिस्टीन की ऑफ कैमरा जिंदगी आपको हैरान कर देगी। इंस्टाग्राम पर छाया है इन 10 बॉलीवुड अभिनेत्रियों का जलवा। भोपाल डेंटल इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं? जानिए क्या है ज़रूरी बातें। रुको, अब हम तुम्हें पकड़ चुके हैं। जो लोग उनके पीछे चढ़ रहे थे उन्होंने अपने गिरते साथियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की। वाह, तुम्हारे पास। जल्दी सब लोग, चलो अब नीचे उतरते हैं, स्मिगल ने जल्दी से कहा और सभी ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, जबकि वे अपने साथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो लगभग इस ऊंचाई से नीचे गिर गए थे। उन्होंने एक हाथ से बाड़ को थोड़ा ढीला पकड़ रखा था और फिर जितनी तेजी से हो सके नीचे की ओर खिसक गए, क्योंकि भले ही वे इस बात से पूरी तरह भ्रमित थे कि उनके साथियों के साथ क्या हुआ था, फिर भी वे एक बात निश्चित रूप से जानते थे और वह ये तथ्य था कि उनका मिशन पहले ही खतरे में पड़ चुका था। वाह 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 वाह, पूरे क्षेत्र में सायरन बजने लगे और जल्द ही कई विशाल प्रकाश किरणें उन पर चमकने लगी जिससे वे लगभग अंधे हो गए जबकि वे बाड़ से नीचे उतरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और लगभग तुरंत ही उन्होंने कई आवाजें भी सुनी जो भगवान जाने कहां से गूंजती हुई प्रतीत हो रही थीं। कृपया अपनी भलाई और सुरक्षा के लिए अब आत्मसमर्पण कर दीजिए। मैं दोहराता हूं, कृपया अपनी भलाई और सुरक्षा के लिए अब आत्मसमर्पण कर दें। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। जैसे ही लोगों ने सायरन बजने और बातचीत की आवाज सुनी, वे डर से कांपने से खुद को नहीं रोक सके। छी, अब क्या मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूं। C-373 शिकार जारी था। पबफ्यूचर विज्ञापन। ईमानदारी से कहूं तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि वे इतनी जल्दी जमीन पर कैसे पहुंच गए, लेकिन खतरे के समय कोई यह भी जान सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे उड़ भी सकते हैं। उनके हाथों पर बहुत सारे चोट के निशान थे और उनके शरीर भी अपने अन्य साथियों का समर्थन करने के कारण कमजोर और थके हुए थे, लेकिन उस क्षण की गर्मी में वे संभवतः अभी कुछ भी महसूस कैसे कर सकते हैं। उनका एकमात्र विचार था कि भाग निकलें और बस। वाह 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 वाह, सायरन लगातार अपनी खतरनाक धुनें बजाते रहे तथा विशाल प्रकाश किरणें उन लोगों का लगातार पीछा करती रहीं चाहे वे कहीं भी जा रहे हों। और इस समय हालांकि उन्हें अभी भी अपने भीतर कुछ दर्द महसूस हो रहा था, नेता और अन्य लोग जो पहले थोड़े सुन्न हो गए थे अब उनकी अधिकांश ताकत वापस आ गई थी और वे कुछ हद तक अपने आप दौड़ भी सकते थे। तो अभी तो हर कोई अपने लिए था। विभाजित करना। तुरंत ही वे सभी एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी कि यदि मिशन में कभी कोई बाधा उत्पन्न हुई तो वे अलग हो जाएंगे और अलग अलग चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब उन्होंने गेट के प्रवेश द्वार से कई चलती
गाड़ियों को निकलते सुना, साथ ही कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनी। पब फ्यूचर विज्ञापन। पुरुषों ने अवचेतन रूप से अपने पीछे मुड़कर अपने पीछा करने वालों की एक झलक पाने की कोशिश की, और तुरंत ही उन्हें काले रंग की वैन, खुली छत वाली जीपों के साथ साथ ट्रकों में भरे कई लोगों का सामना करना पड़ा, जिनमें पुरुष और कुत्ते भरे हुए थे। ररम हु एफ तारांकन वे उनके पीछे थे। वे लोग टेढ़े मेढ़े तरीके से भाग रहे थे, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को और भी अधिक भ्रमित करना चाहते थे। लेकिन कौन जानता था कि उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर ये लोग इतने क्रूर होंगे कि वे अपने कुत्तों को ट्रकों और वैनों से बाहर निकाल देंगे। संक्षेप में कहें तो उनके लिए वैन वाला दृश्य सबसे भयावह दृश्य था। जैसे ही वे भागे, काली वैनों ने उनमें से कुछ को पीछे छोड़ दिया, और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वैन के पिछले दरवाजे खुल गए, जबकि वह अभी भी चल रही थी। और बहुत जल्दी ही उनकी मुलाकात पाइनो महाद्वीप में मौजूद सबसे बड़े कुत्तों में से एक से हुई। ये कुत्ते क्रोम्पो कुत्ते थे। संक्षेप में, ये भालू और भेड़िए के बीच का संकर जैसा दिखता था। ये कुत्ते भालू के आकार के लगभग आधे थे, तथा इनके नुकीले दांत और उस्तरे जैसे पंजे भेड़िए के समान तीखे थे। क्या बकवास है, ऐसा लग रहा था जैसे बॉस कुत्तों को वैन में रखा गया था, जबकि अधीनस्थ कुत्तों को खुले ट्रकों के पीछे रखा गया था। लेकिन जिस बात से वे लोग कुछ परेशान थे, वह ये थी कि उन्होंने इतने सारे कुत्तों को सिर्फ उनसे निपटने के लिए ही बाहर निकाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसे कैसे देखते हैं। क्या ये सिर्फ धमकाना नहीं था? शिकार जारी था, और अब ये कुत्ते बनाम आदमी था, जबकि वैन और ट्रक उनके पीछे भाग रहे थे। इन कुत्तों को 1 वर्ष से अधिक समय से प्रशिक्षित किया जा रहा है, और एक तरह से यह अटैक डॉग ऑफिसर के रूप में उनका पहला मिशन भी था। तो निश्चित रूप से वे लोग ये देखना चाहते थे कि इन कुत्तों ने अब तक अपने प्रशिक्षण से क्या सीखा है। आपको ये जानना चाहिए कि इस पूरे समय में बेमार्ड 5 प्रकार के सुरक्षा कुत्तों को प्रशिक्षित कर रहा था: हमलावर कुत्ते, रक्षक कुत्ते, हवाई अड्डे के सुरक्षा कुत्ते, अनुरक्षक कुत्ते और बचाव कुत्ते। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, हमलावर कुत्ते अपराधियों को पकड़ लेते थे, सुरक्षा कुत्ते केवल तभी सतर्क करते थे जब कोई संदिग्ध व्यक्ति परिधि के आसपास आता था, और हवाई अड्डे के सुरक्षा कुत्ते सूंघकर जहरीले पदार्थों या विषाक्त चीजों को बाहर निकाल देते थे। बेशक अनुरक्षक कुत्ते किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या यहाँ तक कि कैदियों को भी ले जाते हैं और किसी भी खतरनाक खतरे, जहरीली गैस की गंध आदि पर नजर रखते हैं। बचाव कुत्तों ने यहाँ लोगों और अन्य जानवरों की जान बचाने में अग्निशमन विभाग और अन्य बचाव वन्यजीव कर्मियों के साथ मिलकर काम किया। इस समय तक बेमार्ड में गार्ड कुत्ते, हवाई अड्डे के सुरक्षा कुत्ते, अनुरक्षक कुत्ते और बचाव कुत्ते बहुत पहले ही अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर चुके थे। लेकिन हमलावर कुत्तों के लिए उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि उन पर कोई हमला न हो जाए। इसलिए उन्हें अभी तक वास्तविक जीवन की लड़ाई का पर्याप्त अनुभव नहीं मिला था। इसलिए अब उन्हें कार्रवाई में देखने का सही समय था। जहां तक कुत्तों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, तो उन्होंने कई शक्ति और चपलता प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजरना सीखा। साथ ही यह भी सीखा कि बिना हमला किए अपने लक्ष्य का पीछा कैसे किया जाए, तथा बाद में उन्होंने ये भी सीखा कि अपने लक्ष्य को कैसे और कहां काटना उचित है। संक्षेप में, पुरुषों के संकेत के बिना ये कुत्ते कभी भी किसी को बिना अनुमति के नहीं काटेंगे। कार्दशियन की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। वैम्पायर डायरीज के इन 9 दृश्यों ने बढ़ा दी गर्मी। टिंसेलटाउन में सबसे अच्छे पैर किसके हैं? पता करें। बेशक सैनिक 3 प्रकार के आक्रमण आदेश दे सकते थे: मौखिक या मौखिक आदेश, हाथों से संकेत देकर आदेश दिए जाते हैं यदि कोई अधिकारी बोल न सके या कोई कुत्ता सुन न सके। साथ ही टॉर्च सिग्नल कमांड भी, और जब उन्हें रुकने का आदेश दिया जाता तो वे तुरंत ऐसा कर देते, मानो कुछ क्षण पहले ही वे किसी को काट नहीं रहे थे। मूलतः इनमें से कोई भी संकेत ऐसा नहीं था जिसे बेमार्ड की सेना के बाहर के लोगों द्वारा कहा या किया जा सकता था, क्योंकि वे सभी कोडित थे। अतः सरल शब्दों में कहें तो लैंडन ने कोड के लिए पायरॉन के स्थान पर इंग्लिश का प्रयोग किया था। हाँ, उन्होंने सेना और अन्य बलों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया था, और साथ ही उन्होंने नागरिकों को चीनी भाषा सिखाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें पायरॉन के चरित्र लेखन से कुछ समानता थी। उन्होंने सोचा कि यह बेहतर होगा कि यह बेमार्ड की नई मातृभाषा हो। और जहां तक अंग्रेजी की बात है, चूंकि इसके लेखन पात्र बेमार्ड के पात्रों से बहुत भिन्न थे, तो क्या यह एक अच्छा सैन्य और टास्क फोर्स कोड प्रारूप नहीं बन सकता? इस प्रकार 1 वर्ष से अधिक समय से चीनी और अंग्रेजी को पहले ही बेमार्ड में शामिल कर दिया गया है। तो जहां तक इन प्रशिक्षित कुत्तों का सवाल है, अगर कोई उन्हें किसी अन्य भाषा में आदेश दे तो वे उस व्यक्ति को मूर्ख ही समझेंगे। और बाकी कुत्तों के लिए इसे और भी कठिन बनाने के लिए उन्होंने कभी भी केवल एक शब्द के हमले को नहीं सुना। किसी व्यक्ति को अपना काम प्रभावी ढंग से करने से पहले कम से कम 3 कोड शब्दों को पुकारना या संकेत देना पड़ता था। पीले कॉलर, बाईं ओर हमला करो। नीले कॉलर, सीधे हमला करो। ग्रे कॉलर, सही हमला। काले कॉलर, कोई बचने का रास्ता नहीं, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-374 गर्वित बेमार्डियन कुत्ते। पब फ्यूचर विज्ञापन। पीले कॉलर, बाईं ओर हमला करो। नीले कॉलर, सीधे हमला करो। ग्रे कॉलर, सही हमला। काले कॉलर वालों, कोई रास्ता नहीं है, मुख्य कमांडिंग ऑफिसर चिल्लाया, जो उस समय एक चलती ट्रक के पीछे मेगाफोन पकड़े खड़ा था।
जैसे ही आदेश जारी किए गए, सभी कुत्ते एक साथ हुँ करने लगे, मानो कह रहे हों, जी सर, और इसके साथ ही वे चले गए। आपको ये पता होना चाहिए कि कुत्ते हरे से लेकर लाल तक के रंगों को नहीं देख सकते हैं, जिनमें गुलाबी आदि शामिल हैं, क्योंकि वे दुनिया को केवल पीले, नीले, भूरे और काले रंगों में ही देख सकते हैं। इसलिए हर सप्ताह की शुरुआत में उन्हें रंगीन कॉलर दिए जाते थे, और हर रात ड्यूटी पर रहते हुए उन्हें बताया जाता था कि उनके अंग्रेजी कोड नाम क्या होंगे। उनके कॉलर के आधार पर उनका मिशन कोड नाम येलो कॉलर या ब्लू कॉलर रखा गया था। साधारण कुत्तों को पहले 3 रंग दिए गए थे, लेकिन बड़े बॉस कुत्तों को काले कॉलर दिए गए थे। इसके साथ ही वे केवल तभी हमला करेंगे जब हमले का संकेत दिया जाएगा, साथ ही हमले की दिशा भी बताई जाएगी। तो अभी ये कुत्ते बहुत पहले ही 3 मुख्य टुकड़ियों में बंट चुके थे और तीनों दिशाओं में भाग रहे आदमियों का पीछा कर रहे थे, और बॉस कुत्तों के लिए भागना मना है। आदेश का अनिवार्य रूप से यह मतलब था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि सभी ढीले सिरे बंधे हुए हों और कोई भी शिकार भागने न पाए यदि अन्य कुत्ते इसे संभाल नहीं सकते। आखिरकार वे संधियों के प्रमुख और नेता थे, और वे बस इतना जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लक्ष्य उनकी पकड़ से बच नहीं सकता था। कुत्तों ने बिना थके अपने लक्ष्य का पीछा किया, और पलक झपकते ही वे उनके पास पहुंच गए। पीछे हटो तुम जानवर, पीछे हटो। टिबाल्ट इस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और लगातार डर के मारे पीछे पीछे देख रहा था। जिस तरह से कुत्ते उसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे जब अंततः उनके पंजे उस पर पड़ेंगे तो वे उसे तुरंत ही बिना रुके एक एक अंग से दूसरे अंग तक नोच डालेंगे। तो फिर वह भयभीत क्यों ना हो। माय थाई क्वींस, 10 फाइटर्स जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और मुकाबले जीते। ब्रेनबेरीज, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ये केवल एक कुत्ता होता तो उसे यकीन था कि वह इसे आसानी से संभाल सकता था, लेकिन इस समय वहां 4 भेड़िया जैसे कुत्ते लगातार उसका पीछा कर रहे थे। इसलिए यदि वह उनके द्वारा पकड़ा भी गया तो उसे जीत की कोई निश्चितता नहीं थी, और अपने कमजोर शरीर के साथ, जो पहले ही उस रहस्यमयी बाढ़ से टकरा चुका था, वह इन भेड़िया जैसे कुत्तों के खिलाफ लड़ाई में कैसे जीत सकता था। अरे, जब उसने देखा कि वे तेजी से उसके पास आ रहे हैं तो उसने रुकने और उनसे सीधे लड़ने का निर्णय लिया। आखिरकार इस समय दौड़ना सचमुच एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम लग रहा था। तो फिर सम्मान के साथ क्यों न लड़ा जाए, लेकिन अगर वह नीचे भी जाता तो उसे यह सुनिश्चित करना होता कि वह अपने साथ कम से कम एक जानवर को भी नीचे ले जाए। इसके साथ ही कुत्ते भी रुक गए और धीरे धीरे अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनके कान आगे की ओर उठे हुए थे और उनकी पूंछें शांति से बाहर निकली हुई थीं, जैसे वे टायबाल्ट के चारों ओर स्थिर गति से चल रहे थे। कुत्ते गुर्राने लगे और अपने विशाल मोती जैसे सफ़ेद दांत दिखाने लगे और उसे क्रूरता से देखने लगे। उनके प्रशिक्षण के अनुसार यदि उनके शिकार के पास कोई हथियार है तो उन्हें रक्षात्मक मोड में भी जाना होगा। वाह 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 टायबाल्ट उलझन में था। क्या वे एक दूसरे से इस बात पर बातचीत कर रहे थे कि उसे कैसे नीचे लाया जाए? अवचेतन रूप से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ पर पानी की एक बाल्टी भर दी गई हो, क्योंकि वह देख सकता था कि जो कुत्ते अभी अभी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे वे सभी दिशाओं से उसकी ओर धीरे धीरे उग्रता से बढ़ रहे थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पबफ्यूचर विज्ञापन। और जल्द ही उनकी धीमी चाल तेजी से तेज होती गई और वे पूरी गति से उसकी ओर दौड़ पड़े। तारांकन। एड्रेनालाइन से भरपूर महसूस करते हुए टायबाल्ट ने जल्दी से अपना चाकू उठाया और उस कुत्ते को मारने ही वाला था जो उसके ठीक सामने कूद गया था। लेकिन जैसे ही ब्लेड कुत्ते पर गिरने वाला था, पीछे वाला दूसरा कुत्ता पूरी गति से दौड़ा और उसने अपनी पूरी ताकत से टायबाल्ट को आगे की ओर धकेल दिया, जिससे उसका ब्लेड का वार तुरंत ही निशाने से चूक गया। फुसफुसाहट, ब्लेड से जोर से सीटी की आवाज आई और कुत्ते तुरंत हरकत में आ गए। टायबाल्ट के लिए यह एक सपने जैसा था, क्योंकि जब तक उसे अंततः ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, तब तक सभी 4 कुत्तों ने उसे अपने दांतों से जकड़ लिया था भाई। और इसी तरह उसने जल्द ही खुद को फर्श पर पाया और प्रत्येक कुत्ते ने उसके हाथ या पैर पकड़ रखे थे। कुत्तों के बेटे, उसने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही जब उसने ऊपर से अपने सिर पर थूक गिरने का एहसास किया और उसने जल्दी से गुस्से से ऊपर देखा। तुम बहुत गंदे हो, उसने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया था, क्योंकि जब उसने गुस्से से ऊपर देखा तो उसकी नज़रें तुरंत ही यहाँ के विशालकाय बॉस कुत्तों में से एक से टकरा गईं। तो फिर वह शांत कैसे नहीं हो सकता था? जब मालिक कुत्ते के नुकीले दांतों से थूक लगातार उसके चेहरे पर टपक रहा था तो वह चुपचाप अपनी अंतिम प्रार्थना करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने उसे कठोरता से देखा और तेजी से अपने पंजों में से एक पंजा छोड़ दिया और धीरे से उसके माथे पर थपथपाने लगा, जबकि वह ऊपर से उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह पहले ही मर चुका हो। गल्प, टायबाल्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना की कि ये लोग अपना कुत्ता वापस ले लें। उसके पूर्वज के नाम पर स्वर्ग ने ऐसा कुत्ता क्यों बनाया? क्या वह भालू था, कुत्ता था या भेड़िया था? इसे ऐसा क्यों बनाया जाए कि इसके पंजे इच्छानुसार पीछे हट सकें और लंबे हो सकें? और अब यह उसे कैसे नहीं चीर रहा है? यहाँ के लोगों ने इन कुत्तों को किस तरह का प्रशिक्षण दिया? बॉस कुत्ता, हम घटिया इंसान, आप मेरी महानता को कैसे समझ सकते हैं?
टायाबाल्द ने तेजी से अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र डाली और ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई सफलतापूर्वक बाहर निकल पाया है। वह मन ही मन यह आशा कर रहा था कि जो लोग भागने में सफल हो गए हैं वे बाद में उसे बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगे, लेकिन उसने जो देखा उसने उसके दिल में प्रज्वलित आशा की लौ को तुरंत बुझा दिया। बेशक वे सभी भी दयनीय स्थिति में थे और चारों ओर देखते हुए टायाबाल्द अपने भाग्य को धन्यवाद देने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह कुछ हद तक भाग्यशाली था जो उसे बाकी कुत्तों की तुलना में ऐसे सभ्य कुत्ते मिले। कुछ कुत्तों ने किसी तरह उसके कुछ साथियों की पैंट फाड़ दी थी, जिससे उनके सुनहरे रंग के कूल्हे तुरंत बाहर आ गए थे, जबकि अन्य लोग तुरंत ही अपने पूरे जन्मदिन के सूट में ही दूसरों को छोड़कर चले गए। इन कुत्तों के लिए अपने शिकार पर हमला करना और उसे गंभीर नुकसान न पहुंचाना ही काफ़ी था। तो अगर उन्हें किसी के कपड़ों को सुरक्षित रूप से जकड़ने के लिए उन्हें काटना भी पड़े तो वे तुरंत ऐसा कर देंगे। किसने इन लोगों को इतना संघर्ष करने के लिए कहा, जबकि पहले भी इन लोगों को दबाने की कोशिश की गई थी। सभी नग्न पुरुषों को रोने का मन कर रहा था, क्योंकि इन कुत्तों ने उन्हें चारों पैरों पर जकड़ रखा था। इस स्थिति में कुछ तो ठीक नहीं था, ठीक है। इस पूरे मामले में 15 मिनट भी नहीं लगे, तब सभी अपराधी पकड़े गए और ठीक इसी तरह 30 मिनट बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर आए और उन लोगों को तुरंत वहां से ले गए। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बहादुर कुत्तों को सलामी दी, जो अब बहुत गर्व और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी छाती फुला ली थी। इन कुत्तों के हमलों के शिकार हुए बेचारे पीड़ितों को पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ वापस ले जाया गया। यहाँ जेल की कोठरी में आने वाले पहले आगंतुकों के रूप में वे अपने नए घर में उनका गर्मजोशी से स्वागत क्यों नहीं करना चाहेंगे। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C375 विफल योजनाएं। पब फ्यूचर विज्ञापन। नए दिन की शुरुआत में बेमार्ट का साम्राज्य शीघ्र ही पुनः चहल पहल से भर गया। सड़कें लोगों से भरी थीं, साथ ही वाहन भी जो बिना रुके आगे पीछे चल रहे थे। भोजनालय और रेस्तरां भी जल्दी से नाश्ता करने के लिए दौड़ते हुए लोगों से भरे हुए थे और स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान व्यस्त गलियारों में जल्दी जल्दी आगे पीछे आते जाते छात्रों से भरे हुए थे। ये वास्तव में बेमार्ट साम्राज्य के भीतर एक और व्यस्त दिन था। जो लोग अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे थे उनमें से कुछ ने कपड़े धोने या घर के अन्य छोटे मोटे काम करते हुए आदत के कारण तुरंत रेडियो चालू कर लिया, लेकिन जो कुछ उन्होंने सुना उससे वे तुरंत अचंभित रह गए। अरे, यहाँ तक कि दुकानों के अंदर मौजूद लोगों ने भी सामान खरीदना बंद कर दिया और वहीं पर खड़े हो गए। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा बेमार्ट ठहर गया हो। सभी लोग उस समाचार के बारे में सोच रहे थे जो उन्हें अभी अभी मिला था। ये सब कब हुआ? सभी को सुप्रभात। मैं बेथ रेमंड हूँ और मैं मैट मोस्ली हूँ और यह बेमार्ट ब्रॉडकास्टिंग चैनल BBC स्टेशन 1 है। आज सुबह हमारी मुख्य खबर, 7 हथियारबंद नकाबपोश लोग निचले क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। समाचार संवाददाता बैथ सैद _ सुनने वाले लोग तुरंत ही स्तब्ध रह गए और सदमे और भय से जोर से हौंफने लगे। क्या, कैसे, कब और कौन? कुछ नागरिक तो ये याद करके सिहर उठे कि उन्हें भी निचले क्षेत्र में रात भर काम करना पड़ता है। भगवान का शुक्र है कि महाराज और वहां के पर्यवेक्षकों ने रात्रि पाली के दौरान उनके लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। अन्यथा क्या होता यदि ये आगंतुक अचानक उन पर हमला कर देते जब वे सड़क पर अकेले होते? वे 7 सशस्त्र नकाबपोश लोगों के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से वे ऐसी रिपोर्टों से डर जाएंगे। अच्छा है, क्या अन्य अपराधी भी भाग गए? और यदि उनमें से कुछ भागने में सफल हो गए तो उनकी अपनी सुरक्षा का क्या होगा? पमला एंडरसन, यह आपकी सांसें रोक देगा। हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वे ध्यानपूर्वक समाचार सुनते रहे, कई प्रश्न उनके दिमाग में आने लगे। ये सचमुच विश्वास करना बहुत कठिन लगता है ना मैट? ये सचमुच बैथ है, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहादुर और वफादार सुरक्षाकर्मी और कुत्तों की टास्क फोर्स ने इस मुद्दे को कुछ ही मिनटों में आसानी से हल कर लिया। हमारे पास जिला C के पुलिस मुख्यालय में लाइव BBC संवाददाता जिलियन रूनियन हैं। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए उस पुलिस अधिकारी से संपर्क करें जिसने इन अपराधियों को पकड़ने वाली टीम का नेतृत्व किया था। जिलियन, धन्यवाद मैट। जैसा कि आप सुन सकते हैं, मेरे आसपास काफ़ी अराजकता है, लेकिन मेरे बगल में पुलिस विभाग से उनके सार्जेंट विंस्टन चार्ल्स खड़े हैं। सार्जेंट विंस्टन, क्या आप बता सकते हैं कि कल रात वास्तव में क्या हुआ था? निश्चित रूप से, लगभग 11:30 बजे रात से 12 बजे मध्यरात्रि तक इन लोगों ने अपने पास कई हथियार लेकर निचले क्षेत्र में बाड़ फांदने की कोशिश की थी। बेशक हमने जितनी जल्दी हो सके उन सभी को पकड़ लिया और कल रात उन्हें कोठरियों में बंद कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि कल रात के हमले के प्रयास से कोई भी बच नहीं पाया? हाँ, सभी चिंतित नागरिकों के लिए कोई भी उनके समूह से बच नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को अपनी सुरक्षा कम कर देनी चाहिए और लापरवाह हो जाना चाहिए। सभी बीमारियों और आगंतुकों के लिए यह हमेशा महत्वपूर्ण है कि वे हर समय सतर्क रहें। और यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी जान को खतरा है तो कृपया अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या पुलिस अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें अपनी बात बताएं। जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हम पुलिस हमेशा आपकी कॉल या अनुरोध पर ध्यान देंगे।
सुनने वाले सभी लोगों के चिंतित हृदय तुरंत शांत हो गए, क्योंकि उन्हें सचमुच राहत महसूस हुई। सौभाग्य से इस मामले के लिए उन्हें बेमार्डियन सुरक्षा टीम और उनके उत्कृष्ट कुत्ते दल का धन्यवाद करना था, वरना कौन जानता था कि इन घुसपैठियों के कारण कितने निर्दोष नागरिक घायल हो सकते थे। यहाँ तक कि निर्दोष आगंतुकों और व्यापारियों ने भी राहत महसूस की, लेकिन वे ये सोचने से खुद को नहीं रोक सके कि आखिर किस मूर्ख ने यहाँ आने वाले पर्यटकों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। बेमार्ड में आने पर यहाँ के नियमों पर हस्ताक्षर करने और सहमति देने के लिए कहा जाता था, तो फिर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यहाँ प्राधिकार की अवज्ञा क्यों करेगा। जहाज के माध्यम से आने वाले व्यापारी अपनी साझेदारी को लेकर अधिक चिंतित थे, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये आगंतुक उनके अवसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या होगा यदि बेमार्ड ने अब सभी आगंतुकों को भगाने का निर्णय ले लिया और अंत में व्यापार करने से इनकार कर दिया। उनके लिए बेमार्ड एक अप्रत्याशित स्थान था, इसलिए वास्तव में किसी को यह पता नहीं था कि अंत में वे किस निर्णय पर पहुंचेंगे। तो फिर वे भी चिंतित क्यों न हो। धिक्कार है, क्या दुर्भाग्य है। मैं जिलियन रूनियन हूँ, जिला सी के पुलिस मुख्यालय से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और अब स्टूडियो में आप लोगों के पास वापस आ गई हूँ। धन्यवाद जिलियन, हमें इस मामले पर अभी और खबर मिली है, और जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इन लोगों को फिलहाल पुलिस जेल की कोठरियों में ही रखा जाएगा, और 4 दिन के भीतर उनकी अदालती सुनवाई के बाद उन पर आरोप लगाए जाएंगे और बाद में उन्हें जिला बी में स्थित हमारी अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जब लोग ये सुन रहे थे तो वे सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आमतौर पर यदि कोई आगंतुक यहाँ कोई अपराध करता है तो उसे बेमार्ड की जेल में कम से कम 5 दिन से लेकर अधिकतम 3 साल तक रहना पड़ता है। उसके बाद उसे बाहर भेज दिया जाता है और बेमार्ड में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अपने कारावास के दौरान बेमार्ड और जिस साम्राज्य से वे आए थे वे उनकी स्वतंत्रता पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और उनके द्वारा किए गए अपराधों तथा उनकी स्थिति के आधार पर उनकी रिहाई से पहले उनकी फिरौती की राशि निश्चित रूप से इन साम्राज्यों द्वारा चुकाई जाएगी। जैसा कि पहले बताया गया था, उन्हें तभी रिहा किया जा सकता था जब वे अपनी बेमार्ड सजा पूरी कर लें। इसलिए यदि अपराधियों को बेमार्ड में 2 वर्ष की सजा दी गई तो क्या उस समय सीमा के पूरा होने तक उन्हें बेमार्ड को हमेशा के लिए छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उन्हें अब अधिकतम 3 वर्ष की कैद ही मिल सकती है, लेकिन एक बार जब लैंडन को अन्य साम्राज्यों के साथ संधियां मिल गईं तो कारावास का समय भी बढ़ जाएगा। फिर भी अधिकतम 3 साल की सजा के साथ भी हे लैंडन इसे 100 साल के कारावास या कुछ लोगों के लिए पार्क में टहलने जैसा महसूस करा सकता है। उनके अपराधों और उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। एक तरह से जेल का आविष्कार लोगों को सुधारने के लिए किया गया था ताकि उन्हें फिर से समाज में छोड़ा जा सके। इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने नैतिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करने की योजना बनाई और उन्हें यहाँ रहने के दौरान अपनी गलतियों को दिखाने दिया। उसके पास बहुत सारे तरीके और कार्यक्रम थे जो उनमें से अधिकांश को क्रैक कर सकते थे। चलिए हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर वे बदलने को तैयार नहीं होते तो वह इन 3 वर्षों को भी उनके लिए 1000 वर्षों जैसा महसूस करा सकते थे। जो लोग इतनी आसानी से नहीं टूट सकते थे उनके लिए फिरौती की रकम बहुत अधिक होनी चाहिए थी यदि कोई उन्हें वापस चाहता था, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में वापस छोड़ना निश्चित रूप से एक खतरनाक कदम था। तो फिर इन साम्राज्यों के लिए इन्हें वापस पाना कठिन क्यों न बना दिया जाए। आमतौर पर पृथ्वी पर भी यदि कोई अप्रवासी है और किसी अन्य देश में बहुत सारे अपराध करता है तो उसे निर्वासित कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर उसके अपने देश में ही उस पर आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए लैंडन को किसी को भी यहाँ हमेशा के लिए रोक कर रखने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें जेल में डालना ही था चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं पर अधिकतम 3 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान लागू हुआ, और वह उनकी परिस्थितियों के आधार पर उनके यहाँ रहने को नरक जैसा या पार्क में टहलने जैसा बना सकता था। किम्बली 4 स्टार होटल बेमार्ड। भोजन कक्ष के चारों ओर बैठे बान परिवार ने होटल से अपने कमरे में भोजन भिजवा लिया था, क्योंकि वे वहां के सबसे शानदार परिवार आकार के स्वीट्स में से एक में ठहरे हुए थे। इन रहस्यमयी नकाबपोश लोगों के बारे में अधिक समाचार के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ बने रहें। मैं बेथ रेमंड हूँ और मैं मैट मोस्ली हूँ, और आप BBC स्टेशन 1 सुन रहे हैं। 4 सदस्यों वाले इस परिवार को जल्द ही इस बात का सदमा लगा कि इस तरह की खबर नागरिकों तक पहुंचा दी गई बिना कोई सूचना छिपाए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलेक्स और एली के लिए उनका दिमाग तेजी से काम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। एली जानता था कि जो लोग पकड़े गए थे वे उसके नहीं थे, क्योंकि आज की रात उसके अपने आदमियों ने निचले क्षेत्र में घुसपैठ करने की योजना बनाई थी। लेकिन फिर भी इससे पहले कि वह अब अपना कदम उठा सके, उसे ये देखना था कि अंत में उन 7 लोगों का क्या होगा। इसलिए उन्होंने आज रात के मिशन को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया। जहां तक एलेक्स की बात है, एलेक्स का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा जब उसने समाचार रिपोर्ट के बारे में सोचा। ये कितने अयोग्य मूर्खों का समूह है। इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण देने के बाद भी वे यह नहीं जानते थे कि एक साधारण बाढ़ को कैसे कूदना है। क्या ये जासूस पेशे का अपमान नहीं था।
उसने तुरंत अपने आप को शांत कर लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे उसके गुस्से को देखें। कल सुबह वह अंततः अपने उस अधर्मी बेटे से मिलेंगे और चूंकि उसकी पहली कार्ययोजना विफल हो गई थी, इसलिए चाहे जो भी हो उसे यह सुनिश्चित करना था कि कल की योजना सफल हो। उसने क्रोध में अपना भोजन खाया और अपना पूरा समय उन 7 विदूषकों को गुप्त रूप से कोसने में बिताया। घटिया निकम्मे कमीने, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C376 हमेशा की तरह तैयार। महंगी गलती से बचें, अपने अगले रेफ्रिजरेटर के लिए अंतिम गाइड। आकार में कौन सा सांप जीतता है, टाइटेनोबोआ बनाम एनाकोंडा। रेफ्रिजरेटर 2025, आपके घर में हजारों की बचत का राज। बेशक एलेक्स और उसका परिवार ही एकमात्र ऐसे लोग नहीं थे जो इस खबर से अचंभित थे। ग्रेजियो डेरो 4 सितारा होटल, बेमाड। युवा स्वामी, हमने कल रात उन लोगों का पीछा किया और निचले क्षेत्र के सबसे निकट जिले में रुक गए जैसा कि आपने आदेश दिया था। इसलिए हम यह नहीं देख पाए कि वहां वास्तव में क्या हुआ, लेकिन बाद में हमने कई कारों के एक समूह को वहां से गुजरते हुए भी देखा। विशाल होटल स्वीट में 4 व्यक्ति सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठे थे और अपने मालिक को अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें कल रात के घुसपैठियों का पीछा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन उनके मालिक ने उनसे कहा था कि वे इन लोगों का पीछा बेमाड के भीतर किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में न करें, और निचला क्षेत्र इन क्षेत्रों में से एक था। फिलहाल जासूसों, हथियारों और अन्य गुप्त बलों के लिए बेमाड उनके लिए एक टाइम बम की तरह था जो अपने साम्राज्य के भीतर चल रही हर गतिविधि को जानता था। क्या होगा यदि वे इन लोगों का पीछा करते हुए अंदर आ गए होते और किसी तरह उन्हें पहचान लिया गया होता और उन्हें इन लोगों के साथ एक ही श्रेणी में रखा गया होता। संक्षेप में, जब से वे बेमाड आए थे उन्होंने यहाँ सभी प्रकार के सुरक्षा उपाय देखे थे जिससे वे पूरी तरह भयभीत हो गए थे। व्यक्ति को हमेशा अज्ञात से डर लगता था। हालात ऐसे ही थे, इसलिए उन्होंने अब उन निषिद्ध स्थानों पर कभी न जाने का निर्णय लिया है। क्या होगा यदि वे घुसपैठिए जिला बी के सैन्य अड्डे में घुसना चाहें? क्या उन्हें उन मूर्खों का पीछा करते हुए अंदर जाना चाहिए था और पकड़े भी जाना चाहिए था? विलियम ने अभी अभी समाचार सुना था और वह इस बात की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका कि यह समाचार कितनी तेजी से घोषित किया जा रहा है। ये बेमाड वास्तव में कुछ खास था। इंतजार। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात नोट की थी वह ये थी कि अब से 4 दिन बाद कोर्ट ट्रायल नामक कुछ होने वाला है। वह क्या था और वह उसमें कैसे भाग ले सकता था? कोलिन्स, मैककेन, इस कोर्ट ट्रायल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और हमें तुरंत वहां सीट दिलवाएं। हाँ युवा स्वामी, पमला एंडरसन, यह आपकी सांसें रोक देगा। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रॉयल पैलेस, बेमाड। दूसरी ओर महल में लैंडन और उसका परिवार अस्पताल में अपनी शाही यात्रा के लिए जाने वाले थे, इसलिए आज किसी के पास काम नहीं था। इसलिए अभी वे अपने निजी लाउंज में लेटे हुए थे और समाचार सुन रहे थे। हे भगवान, छोटे लैंडन, आजकल चीजें सचमुच सुरक्षित नहीं रह गई हैं, इसलिए अब से आप सभी को सावधान रहना चाहिए कि आप कहाँ जाते हैं। मदर किम ने सभी को डांटते हुए कहा, लुसियस सहित, जैसे कि वे किंडरगार्टन के बच्चे हों। लैंडन ने अपनी चिंतित मां की ओर देखा और असहायता से अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। एक बार शिक्षक बनने के बाद हमेशा शिक्षक ही बने रहते हैं। सच तो यह है कि जब घुसपैठिए बाढ़ के पास पहुंचे थे तभी से उन्होंने बाढ़ से 5 मीटर दूर जमीन के नीचे दबे प्रेशर सेंसर को नष्ट कर दिया था। इस प्रकार की प्रणालियां पृथ्वी पर घरेलू घुसपैठियों को पकड़ने के लिए बहुत आम थीं और कुछ जेलों और सरकारी गुप्त एजेंसियों द्वारा भी इनका उपयोग किया जाता था। सरल शब्दों में कहें तो जिस क्षण वे बाढ़ से 5 मीटर दूर थे उनके वजन और दबाव ने अलार्म बजा दिया। मुख्य गार्ड कक्ष, आपको ये पता होना चाहिए कि परिधि के चारों ओर प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग सेंसर प्रणाली थी, इसलिए उनमें से किसी पर भी कदम रखने से गार्ड को सामान्य रूप से पता चल सकता था कि परिधि के चारों ओर घुसपैठिए कहाँ हैं। आमतौर पर अगर कोई गार्ड रूम के नियंत्रण केंद्र में जाता तो उसे वहां लाल रंग के प्रकाश बल्बों का एक विशाल बोर्ड दिखाई देता और प्रत्येक बल्ब के नीचे लिखा होगा कि वे किस स्थान से ट्रिगर सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जब पुरुषों ने सेंसर चालू किया तो प्रकाश बल्ब तुरंत जल गया और कमरे के भीतर एक तेज अलार्म बजने से वहां मौजूद अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए, जिन्होंने गश्ती टावरों के भीतर मौजूद लोगों से संपर्क किया। वहां से उन लोगों ने अपने रात्रि दृष्टि चश्मे निकाले और सटीक रूप से पता लगा लिया कि घुसपैठिए कहाँ हैं। कोई पूछ सकता है कि ये लोग शुरू से ही अपने नाइट विजन गॉगल्स का उपयोग क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से अवास्तविक था कि लोग पूरी रात इन गॉगल्स को पहने रहें और परिधि को बारीकी से स्कैन करते रहें। यदि यह सचमुच संभव होता तो पृथ्वी पर सभी जेलों में सदियों पहले ही ऐसा कर दिया गया होता। अंतिम बात यह है कि वे पहले से ही जानते थे कि ये लोग बाढ़ पर चढ़ने का प्रयास करने से पहले ही वहां मौजूद थे, तो फिर उन्होंने रात में हमला क्यों किया? खैर, जवाब सरल था। सच तो यह है कि वे अपनी सुरक्षा वास्तविक जीवन के लक्ष्यों पर करना चाहते थे, न कि अभ्यास के लिए डमी का उपयोग करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसके अलावा वे ये भी जानना चाहते थे कि बाढ़ वास्तव में कितनी प्रभावी थी। और अपने आकलन के आधार पर उन्होंने कई और रणनीतिक बीम पैटर्न बनाने पर काम करने का भी निर्णय लिया था।
इस पूरी घटना से उन्हें पता चला कि उनसे कहाँ चूक हुई, साथ ही उन्होंने अपने ऑपरेशन के दौरान क्या गलतियां की। तो फिर वे इन लोगों को अंदर घुसने से कैसे रोक सकते थे, और कुत्तों के लिए भी उन्हें अपना काम मिल गया था। अतः ये कहा जा सकता है कि कल रात का घुसपैठ या दृश्य वास्तव में भविष्य के परिदृश्यों के लिए अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। माँ, चलो अभी इस बारे में भूल जाते हैं और कल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माँ, क्या आप तैयार हैं? मौन कमरा तुरंत शांत हो गया और सभी का ध्यान जल्द ही मदर किम की ओर गया, जो उस समय अपने चाय के कप को घूर रही थीं और विचारों में खोई हुई लग रही थीं। क्या वह तैयार थी? यह ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शायद उसके पास कभी नहीं होगा। इस क्षण भी नहीं। उसकी वजह से लैंडन उस अत्याचारी आदमी से मिलने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर रहा था, लेकिन बाद में उसने लैंडन को उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए मना लिया, क्योंकि उसे लगा कि यह काम पूरा कर लेना ही उसके लिए बेहतर है। तो क्या वह सचमुच एलेक्स से दोबारा मिलने के लिए तैयार थी? शायद नहीं, लेकिन अपने आसपास उत्साहवर्धक चेहरों को देखकर वह जानती थी कि अंत तक वह ठीक हो जाएगी। रानी माँ के रूप में वह दूसरे शासक के चरणों में कैसे डर सकती थी और काम सकती थी। छोटे लैंडन, मैं तैयार हूँ। पूरा दिन नागरिकों ने उन 7 घुसपैठियों के बारे में लगातार बात करते हुए बिताया, क्योंकि वे ये देखकर हैरान थे कि इनमें से कुछ घुसपैठिए कितने दुस्साहसी थे। मगर इससे क्या, वे जानते थे कि उनके आसपास एक मजबूत सुरक्षात्मक टीम है, इसलिए वे पूरी स्थिति को लेकर कुछ हद तक निश्चिंत महसूस कर रहे थे। रात हुई और बस ऐसे ही दिन अंततः जल्दी ही बीत गया और फिर एक और दिन आ गया। सूर्य ने शीघ्र ही आकाश में अपना उचित स्थान ग्रहण कर लिया तथा अपनी किरणों को बेमार पर बरसने दिया, जिससे पूरा साम्राज्य पूरी तरह से खिल उठा। हॉसगर्ल से मिलिए आयला क्रिस्टीन के बारे में आश्चर्यजनक रहस्य। रेफ्रिजरेटर 2025, आपके घर में हजारों की बचत का राज। मस्क का निजी पारिवारिक झगड़ा, वह नाटक जो आपने नहीं सुना होगा। सूर्य के प्रकाश में लोगों को शांति और खुशी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे शांति ने उनकी आत्मा और मन में जगह बना ली हो। ये वह आनंद और शांति थी जो गर्मियों के साथ आई थी। बेमार की व्यस्त सड़कों पर एलेक्स, एली, कॉनर, कैरी और उनके कुछ आदमी सभी कई टैक्सियों में सवार हो गए थे और अब गुस्से में महल की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले सुना था कि जब कैरोना के पूर्व राजा आए थे तो लैंडन ने उनका स्वागत करने के लिए एक पूरा दल भेजा था, तो फिर लैंडन ने भी उन्हें उसी तरीके से क्यों नहीं बुलाया। इन सामान्य वाहनों में बैठकर वे कैसे खुश हो सकते हैं, जबकि उन्होंने पहले लैंडन की शानदार लिमोजिन देखी थी। क्या यह उनकी स्थिति का एक और अपमान नहीं था? ठीक है, वे इसे तब तक दबाए रखेंगे जब तक कि उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते थे। ऐसा सोचते हुए उन्होंने तुरंत अपने विचारों को समायोजित किया और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करने पर ध्यान केंद्रित किया। अद्भुत, बस अद्भुत। बेमार का महल ऐसा कुछ नहीं था जिसका वर्णन केवल शब्दों में किया जा सके। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि वे देख रहे थे कि वह पौराणिक महल उनके करीब आ रहा है और जल्द ही उनकी टैक्सियां महल के द्वार के बाहर खड़ी हो गईं। इसके साथ ही सभी लोग तुरंत उतर गए, अपना अपना पत्र दिखाया, द्वार से कई पास लिए और धैर्यपूर्वक महल के अंदर ले जाने वाले मार्गदर्शक की प्रतीक्षा करने लगे। आपको ये जानना चाहिए कि इस महल के भीतर कई किले थे और यह बहुत विशाल भी था, तो निश्चित रूप से इसके चारों ओर घूमने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, जो कि राष्ट्रीय चिड़ियाघर में घूमने के समान है। यह इतना विशाल था, इसलिए नियुक्तियों के दौरान कई गाइड गोल्फ कार, खुली छत वाली पर्यटक बसों और कभी कभी मिनीवैन के साथ आते थे, सिर्फ इन मेहमानों को लेने के लिए। कृपया व्यवस्थित ढंग से वाहन में बैठ जाइए और मैं शीघ्र ही आप सभी को महामहिम से मिलवाने ले आऊंगा। जल्द ही वे सभी इन महल के वाहनों में बैठ गए और सीधे महल में ले जाए गए, जिसके भीतर मुख्य दर्शक हॉल था। जैसे जैसे वाहन महल के अंदर आगे बढ़ा, एलेक्स और उसके दल ने जो कुछ देखा उसकी सराहना में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। क्या यह उनके आर्केडिना स्थित महल से बेहतर नहीं था? एलेक्स की आंखें शीघ्र ही पुनः लालच से भर गईं, क्योंकि उसे लगा कि जीवन में हर अच्छी चीज पर उसका अधिकार है। ये सब देखकर उसका खून उत्तेजना से खौल उठा और आज के मिशन को पूरा करने के लिए वह और भी दृढ़ हो गया। जल्द ही ये सब उसका होगा, लेकिन अब समय आ गया था कि उसकी उस धोखेबाज पत्नी से मुलाकात की जाए, अपने बेऔलाद बेटे के साथ।